रूसी ड्रोन खतरे से निपटने के लिए यूक्रेन लगातार और अधिक स्मार्ट व मजबूत तरीके खोज रहा है और उसने अभी अभी कुछ नया तैनात किया है। कुछ ऐसा जिसे पेंटागन ने भी अभी तक नहीं बनाया है और कुछ ऐसा जिसे रूस रोकने में असमर्थ है। एक हवाई इंटरसेप्टर ड्रोन लॉन्च प्लेटफॉर्म, एक यूटिलिटी एयरक्राफ्ट जिसे गंभीर रूप से मॉडिफाई किया गया है ताकि वह मिसाइल या बम नहीं बल्कि हवा में ड्रोन लॉन्च कर सके, जो फिर दुश्मन के किसी भी मानव रहित हवाई वाहन को खोजकर नष्ट कर देते हैं। ये एक उल्लेखनीय नवाचार है और इसमें यूक्रेन को इस युद्ध में आगे बढ़ने के लिए और भी अधिक गति देने की क्षमता है। ये सब कुछ कई दशक पहले बने साधारण विमान से शुरू हुआ था। एंटोनोव N-28 कोई शानदार फाइटर जेट या उन्नत हमला विमान नहीं, बस एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप ट्रांसपोर्ट विमान जिसने 1969 में पहली उड़ान भरी और अपने अस्तित्व का ज्यादातर समय जिसका इस्तेमाल या तो एक शॉर्ट रेंज एयरलाइनर के रूप में या फिर लोगो, माल या अन्य सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले यूटिलिटी विमान के रूप में किया जाता है। हालांकि इन विमानों में से करीब 200 बनाए गए थे, लेकिन अब मुश्किल से 1 दर्जन से थोड़े ज्यादा ही चालू हालत में बचे हैं। कुछ अभी भी रूस, आर्मेनिया, ताजिकिस्तान में एयरलाइन सेवा में उपयोग होते हैं। थोड़ी संख्या में ये विमान अब भी जॉर्जिया, तंजानिया और यूक्रेन में सैन्य सेवा में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दुनिया भर की ज्यादातर सेनाएं ऐसे विमान को खास उपयोगी नहीं मानेंगी। यह विमान अपेक्षाकृत पुराना और छोटा है, ज्यादा तेज भी नहीं है और इसे युद्ध के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। लेकिन यूक्रेन ज्यादातर सेनाओं जैसा नहीं है। यह फिजूल खर्ची नहीं करता। यह सिर्फ उम्र या मानी जाने वाली कम उपयोगिता के कारण पुराने संसाधनों को रिटायर नहीं करता। इसके बजाय ये वहां भी मूल्य खोजता है जहां और लोग नहीं देखते। ये हमेशा अलग सोचता है और अपने पास उपलब्ध वाहनों और उपकरणों का अधिकतम उपयोग करने के तरीके खोजता रहता है। यह आधुनिक समय की शायद सबसे संसाधन कुशल सैन्य शक्ति के रूप में वैश्विक मानक स्थापित करता है, जो बिना किसी रुकावट के बेकार संसाधनों को विश्व स्तरीय नवाचारों में बदल लेता है। ये ऐसा जरूरी नहीं कि अपनी इच्छा से करता है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि इसे करना पड़ता है। क्योंकि यूक्रेन एक बड़े और ज्यादा संसाधनों वाले प्रतिद्वंदी से जूझ रहा है। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में ज्यादा टैंक, ज्यादा बख्तरबंद वाहन, ज्यादा मिसाइलें, ज्यादा बम, ज्यादा ड्रोन और ज्यादा सैनिक है। और जब आप इतने बड़े स्तर के प्रतिद्वंदी से मुकाबला कर रहे हो तो आप कुछ भी बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठा सकते। अगर आपको जिंदा रहना है तो संसाधनों का चतुराई से इस्तेमाल करना होगा। ज्यादातर देश एंटोनोव AN-28 को सिर्फ एक पुराना यूटिलिटी प्लेन मानते हैं। यूक्रेन को एंटोनोव AN-28 में अनछुई संभावनाओं का खजाना दिखती है। इंजीनियरों का मानना है कि कुछ काम और बदलावों से ये रूस के ड्रोन झुंडों के खिलाफ अहम हथियार बन सकता है। तो फरवरी 2026 में हमें पहली बार देखने को मिला कि एक अपग्रेडेड AN-28 क्या कर सकता है। फ्रेंच टेलीविजन चैनल TF1 से फुटेज सामने आई, जिसमें इन विमानों में से एक को रात के समय एक सक्रिय युद्ध मिशन पर दिखाया गया था, जहां मूल AN-28 डिजाइन में कोई हथियार या आयुध शामिल नहीं था। वहीं इस AN-28 को इसका अपना 6 बैरल वाला गेटलिंग टाइप 7.62 मिमी M134 मिनीगन दिया गया था, जिसे केबिन के दरवाजे पर लगाया गया था। ये मिनीगन, जो 1 मिनट में 3000 से 6000 राउंड या हर सेकंड 50 से 100 राउंड फायर करने में सक्षम है, हवाई अभियानों में सफल उपयोग का सिद्ध इतिहास रखती है। AC-47 स्पूकी और अन्य साइड फायरिंग गनशिप्स में यह मानक रूप से लगा होता था और इसे मुख्यतः जमीन पर लक्ष्यों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि AN-28 में यूक्रेन ने एक अलग तरह का लक्ष्य चुना था, रूसी ड्रोन, और ये पता चला है कि ये हैरान करने वाली तरह से प्रभावी है। फ्रेंच टीवी फुटेज में दिखा कि AN-28 के कॉकपिट के नीचे शाहिद या जेरोन शैली के लंबी दूरी के एक तरफा हमलावर ड्रोन की 115 पेंट की हुई आकृतियां थीं। हर एक पुष्ट गिराए गए ड्रोन का संकेत थी। 2 आकृतियां पीले रंग की थीं, शायद ज्यादा ड्रोन गिराने का संकेत थी। समाचारों में बताया गया कि AN-28 और उसकी 4 सदस्यीय टीम ने फिल्मांकन तक करीब 150 ड्रोन गिराए थे। रिपोर्ट में यह भी विस्तार से बताया गया कि यह विमान
वास्तव में कैसे संचालित होता है। इसमें बताया गया कि A-28 का दल आमतौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की ग्राउंड टीमों से जुड़ा रहता है, जो विमान को उन इलाकों की ओर भेजते हैं जहां रूसी ड्रोन दिखे हैं। दल के हर सदस्य की अपनी भूमिका होती है ड्रोन खोजने और नष्ट करने में। उदाहरण के लिए कैमरा ऑपरेटर विमान के बाहर लगे कैमरे की सीधी फीड इंफ्रारेड डिस्प्ले पर देखता है और आसमान में हलचल के संकेत स्कैन करता है। विमान में पायलट के साथ एक गनर होता है जिसे नाइट विजन गॉगल्स मिलते हैं और वो इलाके में ड्रोन पर मिनी गन से फायर करता है। चौथे और अंतिम क्रू सदस्य की सटीक भूमिका का विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हें मिनी गन में किसी भी जाम को दूर करने, उसे फिर से लोड करने या अन्य तरीकों से बाकी क्रू सदस्यों का समर्थन करने जैसे विभिन्न कार्य सौंपे जा सकते हैं। किसी भी तरह से देखें, शायद क्रू के बारे में सबसे प्रभावशाली बात यह है कि ये लोग ऐसे सैनिक नहीं हैं जिनके पास वर्षों का युद्ध अनुभव हो, बल्कि ये आम नागरिक स्वयंसेवक हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए आसमान में उड़ान भरने और अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया है। हर टेक ऑफ उनका आखिरी हो सकता है क्योंकि AN-28 युद्ध के लिए नहीं बना था, खासकर 21वीं सदी के युद्ध के लिए तो बिल्कुल नहीं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें और कामिकाजी UAV है जो ऐसी छोटी विमानों को पलक झपकते ही खत्म कर सकती है। सिर्फ एक रूसी क्रूज मिसाइल या ड्रोन का सही जगह पर हमला इस विमान को नीचे गिराने के लिए काफी है और रूस लगातार दांव बढ़ा रहा है। उदाहरण के लिए 2026 के शुरुआती महीनों में ऐसी खबरें आती हैं कि क्रेमलिन की सेना अपने ड्रोन को नए हथियारों से लैस कर रही है, जिनमें मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पैड्स और R-60 एयर टू एयर मिसाइलें शामिल हैं, जिससे वे पहले से भी ज्यादा घातक हो गए हैं। ड्रोन की नई लहरों में सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम जोड़े जा रहे हैं, जिससे हवा में उनके बचकर रहने की क्षमता बढ़ गई है। लेकिन सुधार सिर्फ रूस नहीं कर रहा, यूक्रेन भी अपने उपकरणों को बेहतर बना रहा है। मिनीगन जोड़ना तो बस शुरुआत थी। अब AN-28 को एक इंटरसेप्टर ड्रोन प्लेटफॉर्म में बदल दिया गया है। यह खुलासा अप्रैल 2026 में यूक्रेनी पायलट और स्वयंसेवक दिमुर फातकुलिन द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में हुआ था, जिनका यूक्रेन की सबसे असाधारण विमानन नवाचारों को दिखाने का इतिहास रहा है। वीडियो से पता चलता है कि एक AN-28 में अंडरविंग हार्डपॉइंट्स लगाए गए हैं, जिन पर 2 अलग अलग प्रकार के इंटरसेप्टर ड्रोन्स लगाए गए हैं, स्काईफॉल P एक सन और मेरोप्स AS-3 सर्वेयर P। एक यूक्रेनी शस्त्रागार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले और सबसे असरदार इंटरसेप्टर ड्रोन में से एक है, जिसका आकार गोली जैसा है और इसमें मॉड्यूलर 3D प्रिंटेड एयर फ्रेम है। ये अधिकतम 300 किलोमीटर भी घंटा 185 मील भी घंटा की क्रूज गति तक पहुंच सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह इससे भी काफी तेज गति से चल सकता है, जिसकी अधिकतम गति लगभग 450 किलोमीटर प्रति घंटा या 280 मील प्रति घंटा है। यह गति इस इंटरसेप्टर के लिए पर्याप्त से भी अधिक है कि वह रूस द्वारा तैनात किए जा सकने वाले लगभग किसी भी UAV को पकड़ सके और उसे नष्ट कर सके। इसके अलावा P एक सन बनाना बेहद सस्ता है। हर यूनिट की कीमत करीब $1000 है और इनका उपयोग रूसी ड्रोन गिराने में होता है, जिनकी कीमत 20, 30 या $50,000 तक हो सकती है। स्काईफॉल का कहना है कि वो हर महीने इन इंटरसेप्टरों में से 50,000 तक बना सकता है, जो यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं के लिए आगे चलकर बहुत बड़ा फायदा होगा, खासकर जब इन्हें लॉन्च करने के लिए AN-28 जैसे इनोवेटिव नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। प्लेन पर देखा गया दूसरा ड्रोन मेरोप्स AS-3 सर्वेयर था। P एक सन की तरह, AS-3 भी एक छोटा किफायती ड्रोन है जिसे हवा में दूसरे UAV को खोजकर नष्ट करने के लिए बनाया गया है ताकि वे लक्ष्य तक न पहुंच सके। हालांकि जहां P एक सन सबसे कॉम्पैक्ट और किफायती विकल्पों में से एक है, जिसका उद्देश्य कुछ छोटे और सस्ते रूसी ड्रोन को खत्म करना है, वहीं AS-3 को थोड़े ज्यादा मजबूत लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह कैलिफोर्निया स्थित कंपनी पेरिनियल ऑटोनॉमी द्वारा बनाया गया था, जिसे पहले प्रोजेक्ट ईगल के नाम से जाना जाता था, और इसकी ऑपरेशनल रेंज 12.5 मील या 20 किलोमीटर तक है। साथ ही ये लगभग 175 मील प्रति घंटा या 280 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है।
इसे मैन्युअली उड़ाया जा सकता है या स्वायत्त रूप से भी चलाया जा सकता है, जिसमें एक AI सिस्टम इसकी हर हरकत को नियंत्रित करता है और ऑनबोर्ड सेंसर लक्ष्य की पहचान और ट्रैकिंग में मदद करते हैं। प्रत्येक यूनिट में 2 किलोग्राम 4.4 पाउंड का विस्फोटक वारहेड होता है और ये अपने लक्ष्यों को या तो सीधे टकराकर या फिर उनके पास पहुंचकर वारहेड को विस्फोटित करके नष्ट कर सकता है। यूक्रेन 2024 से मेरोप सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहा है। इन ड्रोनों को ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत पोलैंड और रोमानिया जैसे अमेरिका नाटो सहयोगियों को भेजा गया है ताकि गठबंधन के पूर्वी हिस्से की रक्षा मजबूत हो सके। अमेरिकी सेना के अनुसार प्रत्येक AS-3 की कीमत लगभग $15,000 है। हालांकि अगर उत्पादन बढ़ाया और अनुकूलित किया जाए तो यह लागत घटकर $3,000 तक आ सकती है। इससे यूक्रेन के लिए अपने A-28 को लेस करना, आसमान में उड़ना और रूसी ड्रोनों को एक एक करके गिराना और भी आसान और सस्ता हो जाएगा, बिना इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में पैसा खर्च किए। लेकिन इससे पहले कि हम देखें कि AN-28 अपने इंटरसेप्टर्स को कैसे तैनात करता है और इससे कौन कौन से अनोखे फायदे मिलते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर द मिलिट्री शो से फायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब AN-28 की अप्रैल 2026 की फुटेज में इंटरसेप्टर्स को एक्शन में दिखाया गया है। हम देखते हैं कि विमान के क्रू ने इलाके में एक दुश्मन ड्रोन को देखा और उसकी पुष्टि की, इससे पहले कि वे अपने एक P-1 सन लॉन्च करें। इंटरसेप्टर तुरंत अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है और उसके पास जाकर विस्फोट करता है, जिससे वह ड्रोन हवा में ही नष्ट हो जाता है। ये सब कुछ सेकंडों में हो जाता है। फैट कुलिन, वह पायलट जिसने यह फुटेज अपलोड किया, कैप्शन में बताता है कि विमान से लॉन्च P-1 सन इंटरसेप्टर असली युद्ध में पहले ही प्रभावी साबित हुए हैं। वह जोड़ता है, हमने प्रशिक्षण उड़ानों के दौरान कई अन्य इंटरसेप्टर ड्रोन भी टेस्ट किए हैं। इसे सस्ता एयर टू एयर मिसाइल कहा जा सकता है। फैट कुलिन ये भी बताते हैं कि अप्रैल तक AN-28 ने अपनी मिनीगन से 222 रूसी ड्रोन गिराए हैं और अब इस बेहद अहम बदलाव की वजह से सैकड़ों और ड्रोन मार गिराने की क्षमता रखता है, क्योंकि एक विमान से ड्रोन लॉन्च करने में सक्षम होना यूक्रेन के लिए कई मायनों में बेहद फायदेमंद है। सिर्फ एक ही नहीं, कई तरीकों से। सबसे पहले AN-28 इंटरसेप्टर्स को अपने लक्ष्यों के काफी करीब ले जाने में सक्षम है, जितना वे सामान्यतः होते। आमतौर पर इस तरह के ड्रोन को जमीन से लॉन्च करना पड़ता है और उन्हें अपने लक्ष्यों के बराबर ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले कई हजार फीट ऊपर आसमान में उड़ान भरने में समय लगाना पड़ता है। और जब आप सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले अपेक्षाकृत छोटे UAV को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हर सेकंड कीमती होता है। जितना समय बचाएंगे इंटरसेप्टर उतने प्रभावी होंगे, इसलिए हवाई लॉन्च महत्वपूर्ण है। ग्राउंड बेस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानकारी से AN-28 क्रू उन इलाकों में उड़ सकते हैं जहां रूसी ड्रोन दिखे हैं और पास से इंटरसेप्टर लॉन्च कर सकते हैं। AN-28 के हार्ड पॉइंट से छोड़े जाने पर ये ड्रोन दुश्मन के UAV से टकराने से पहले हवा में कुछ सेकंड ही रहते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है हवा में टिके रहने का समय। इंटरसेप्टर ड्रोन अक्सर तेज, सस्ते और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने में प्रभावी होते हैं, लेकिन सहन शक्ति के मामले में वे बहुत अच्छे नहीं होते। कई ड्रोन केवल कुछ ही मिनटों तक हवा में रह सकते हैं और थोड़ी दूरी तय करने के बाद उनकी बैटरी खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि यूक्रेन के लिए यह व्यवहारिक नहीं है कि वह अपने इंटरसेप्टर ड्रोन को बस लॉन्च कर दे और उन्हें हवा में मंडराने दे। कई मिनटों या घंटों तक एक ही जगह पर मंडराते हुए दुश्मन के किसी भी UAV के इलाके में घुसने का इंतजार और निगरानी करे और फिर सही समय आने पर हमला करे। वे इन्हें तभी लॉन्च कर सकते हैं जब उन्हें यकीन हो कि दुश्मन उस इलाके में सक्रिय है। और जैसे ही हर ड्रोन उड़ान भरता है, एक काउंटडाउन घड़ी तेजी से चलने लगती है, जिससे इंटरसेप्टर के पास अपने लक्ष्य को ढूंढने, लॉक करने और पकड़ने के लिए बहुत कम समय होता है। AN-28 एक बिल्कुल अलग संभावना है। ये कोई सस्ता ड्रोन नहीं, बल्कि एक गंभीर यूटिलिटी विमान है जिसमें लंबी उड़ानों के लिए बड़े फ्यूल टैंक हैं। यह कई घंटों तक हवा में रह सकता है, जिससे रणनीतिक स्थानों पर
लगातार एंटी ड्रोन पेट्रोलिंग संभव है। यूक्रेन किसी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक AN-28 भेज सकता है, जहां ये अपने आसपास के इलाके को लंबे समय तक स्कैन कर सकता है और खतरे के पहले संकेत पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रह सकता है, जिससे रूसी आक्रामकता के खिलाफ एक मजबूत निवारक प्रभाव मिलती है। इस प्रणाली में कई तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। ये इसका एक और फायदा है। AN-28 को युद्ध के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन यूक्रेन ने इसे संशोधित कर हवाई ड्रोन इंटरसेप्टर प्लेटफॉर्म में बदला है, जिसमें कई हार्ड पॉइंट्स हैं जो विभिन्न ड्रोन, बंदूकें और संभवतः रॉकेट ले जा सकते हैं, जिससे कीव की सेनाएं दुश्मन के खतरों की और भी व्यापक श्रृंखला का अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकेंगी। दूसरे शब्दों में, भले ही रूस शाही ड्रोन पर अपनी निर्भरता कम कर दे और अलग अलग आकार, गति या संचालन पैटर्न वाले ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे, फिर भी यूक्रेन सैद्धांतिक रूप से लगातार उनका मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। AN-28 की अन्य विमानों पर खास बढ़त है, जो इसे ऐसे मिशनों के लिए उपयुक्त बनाती है। इसकी शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग STOL क्षमता है। इसका मतलब है कि ये छोटे रनवे, बिना तैयारी वाले लैंडिंग स्ट्रिप या अन्य जगहों पर भी काम कर सकता है और पारंपरिक विमानों की तुलना में उड़ान भरने और उतरने के लिए काफ़ी कम दूरी की ज़रूरत होती है। ये ज़रूरी है क्योंकि यूक्रेन को रूसी ड्रोन खतरों से निपटने के लिए हमेशा बड़े हवाई अड्डों या लंबी रनवे वाले एयरफील्ड्स की सुविधा नहीं मिलती। उसे अक्सर साधारण और छोटी टेक ऑफ जगहों, अस्थायी लैंडिंग स्ट्रिप्स का अधिकतम उपयोग करना पड़ता है और ऐसे विमानों की ज़रूरत होती है जो इन सीमाओं के साथ काम कर सके। शुक्र है 28 ऐसा कर सकता है और आने वाले महीनों में यूक्रेन के लिए और भी अहम होगा, क्योंकि रूस अब बड़ी मात्रा में ड्रोन बना रहा है। वे हर महीने करीब 5000 शाहिद या जेरिन ड्रोन बना रहे हैं और इसे 3 गुना करने की योजना है। यूक्रेन पारंपरिक तरीकों से इतने बड़े पैमाने के ड्रोन का सामना नहीं कर सकता। $1000 या कम कीमत वाले ड्रोन को मारने के लिए महंगी एयर डिफेंस मिसाइलें दागना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ये ड्रोन आसानी से बड़ी मात्रा में बनाए जा सकते हैं। इसके बजाय यूक्रेन के रक्षकों को UAV खतरे से निपटने के लिए वैकल्पिक तरीके खोजने पड़े हैं। इसी कारण वे पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली, एकीकृत और बहुस्तरीय एयर डिफेंस नेटवर्कों में से एक बना सके हैं, जो सिर्फ सामान्य रडार और एयर डिफेंस मिसाइल बैटरियों ही नहीं, बल्कि सस्ते प्रभावी विकल्पों जैसे मोबाइल ग्राउंड यूनिट्स, AI टर्रेट्स, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स और इंटरसेप्टर ड्रोन से भी बना है। दरअसल इंटरसेप्टर की अहमियत बढ़ रही है, क्योंकि वे मॉस्को के ड्रोन को निष्क्रिय करने के सबसे किफ़ायती विकल्प हैं। उनके पास विश्व स्तरीय सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों जैसे विशाल वारहेड या सटीक मार्गदर्शन प्रणाली नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं है। आखिर उनका मुख्य उद्देश्य अन्य UAV को मार गिराना है और अब तक वे इसमें सफल रहे हैं। ये पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों से सस्ते हैं और इन्हें आसानी से बड़ी संख्या में बनाकर तैनात किया जा सकता है, जिससे वे अधिक क्षेत्र कवर कर सकते हैं। इससे यूक्रेन को अपने महंगे अत्याधुनिक मिसाइलों को रिजर्व में रखने में मदद मिलती है और वे उन्हें केवल तब इस्तेमाल करते हैं जब जरूरत हो, जैसे कि दुश्मन की मिसाइलों या विमानों पर जवाबी हमला करने के लिए। इन सब बातों को देखते हुए यह बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है कि कीव अपने इंटरसेप्टर ड्रोन बेड़े का विस्तार और विविधीकरण करने पर काफी ध्यान दे रहा है और लगातार अलग अलग तकनीकी विशेषताओं और क्षमताओं वाले कई तरह के मॉडल तैनात कर रहा है। बुलेट जैसी P1 सन और स्ट्रिल्ला से लेकर क्वाड्रोटर शैली वाले 08 तक, जो उन्नत AI से शाही ड्रोन को बिना किसी मानव संचालन के खोज कर नष्ट करता है। AN-28 जैसी नवाचारों के जरिए यूक्रेन इन ड्रोन का इस्तेमाल करने के तरीके भी बदल रहा है। अब इन्हें सिर्फ जमीन से ही नहीं, बल्कि हवा में भी तैनात किया जा रहा है। आसानी से सोचा जा सकता है कि सेना इस अवधारणा को आगे कैसे बढ़ा सकती है। ये पहले से ही मदरशिप शैली के बड़े ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, जो विवादित हवाई क्षेत्र में छोटे ड्रोन ले जा और तैनात कर सकते हैं। भविष्य में ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और याकोलेव याक-52 ट्रेनर विमान को भी P1 सन और मेरोप्स AS-3 जैसे ड्रोन ले जाने व लॉन्च करने के लिए बदला जा सकता है। हल्के विमान और हेलीकॉप्टरों को पहले ही सभी रूसी ड्रोनों के
12% तक को मार गिराने के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। अगर इन्हें मिनी इंटरसेप्टर स्वॉर्म्स से अपग्रेड किया जाए तो आंकड़ा बढ़ेगा। देखना होगा यूक्रेन इस विचार को कितना आगे ले जाता है, पर AN-28 इसका साफ सबूत है कि ये सफल है। जो कभी एक पुराना, साधारण और पूरी तरह से निरापद विमान लगता था, उसे अब विनाश के लिए ड्रोन लॉन्च करने वाले प्लेटफॉर्म में बदल दिया गया है, जो यूक्रेन के आसमान, नागरिकों और बुनियादी ढांचे की रक्षा करने वाले लगातार जटिल होते जा रहे एयर डिफेंस नेटवर्क में एक और शक्तिशाली कड़ी बन गया है। यह देश की असाधारण क्षमता का एक और संकेत है कि वह देख सकता है जो दूसरे नहीं देख सकते, वह कर सकता है जो दूसरे सोच भी नहीं सकते, और सबसे चौंकाने वाले लेकिन प्रभावशाली तरीकों से नवाचार कर सकता है, जिससे अपने विरोधी पर छोटे लेकिन महत्वपूर्ण फायदे हासिल कर सकता है। अपने आसमान को स्कैन करने वाले अत्याधुनिक रडारों और बड़ी मात्रा में बेहद सटीक बिजली जैसी तेज मिसाइलों के भंडार के साथ, जो किसी भी दुश्मन के खतरे को उसके हवाई क्षेत्र में घुसने की हिम्मत करने पर रोकने के लिए तैयार और तैनात थीं, रूस को लगा कि वह सुरक्षित है। वह गलत था। कई वर्षों की मेहनत के बाद यूक्रेन ने क्रेमलिन की वायु रक्षा नेटवर्क को तहस नहस कर दिया है। उसके लक्षित हमलों ने ड्रोन और मिसाइलों के उड़ने के लिए रास्ते और दरारें खोल दी है और रूसी संपत्तियों और बुनियादी ढांचे से सुरक्षा कवच हटा दिया है। पहले कड़ी सुरक्षा वाले ठिकाने अब असुरक्षित और उजागर है, और पूरे देश में ठिकानों को यूक्रेनी हथियारों से उड़ाया जा रहा है और उनमें आग लगाई जा रही है। और जैसे जैसे रूस की वायु रक्षा कमजोर होती जा रही है, यूक्रेन के हमले उतने ही ज्यादा नुकसानदायक होते जा रहे हैं, जिससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और गहरे और अंधेरे गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, जिससे शायद वह कभी बाहर न निकल पाएं। इस मुकाम तक पहुंचने में समय लगा। यूक्रेन ने 2022 युद्ध के पहले साल में ही रूसी वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाना शुरू किया था, लेकिन यूक्रेन के लिए इस तरह के हमलों की योजना बनाना और उन्हें नियमित रूप से अंजाम देना मुश्किल था, क्योंकि वह अपनी अग्रिम मोर्चे वाले इलाकों की रक्षा करने और रूस की लगातार आक्रामकता का मुकाबला करने में ही व्यस्त था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, युद्ध की शुरुआती तीव्रता कुछ हद तक कम होने लगी और यूक्रेन ने खुद को संभालना शुरू कर दिया। उसका घरेलू रक्षा उद्योग बेहतर हुआ, जिसमें कंपनियों ने ड्रोन और मिसाइलों की एक और भी व्यापक और विनाशकारी श्रृंखला को डिजाइन और विकसित करना शुरू कर दिया। कीव के कमांडर लगातार दुश्मनों को चकमा देने और चौंकाने के नए तरीके खोजते रहे, जिससे उनकी रणनीतियां बेहतर हुई। और जैसे जैसे साल बीतते गए, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से रूसी वायु रक्षा संपत्तियों पर, जैसे कि रडार सिस्टम और मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म, जिनकी कीमत कभी कभी लाखों या यहाँ तक कि अरबों डॉलर होती थी, उन पर हमलों की खबरें सामने आने लगी। शुरुआत में ये हमले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली थे, लेकिन लंबी अवधि में उनका उतना असर नहीं था, क्योंकि रूस के पास वायु रक्षा प्रणालियों की भरपूर आपूर्ति थी और वह खोई या क्षतिग्रस्त प्रणालियों को आसानी से दूसरी प्रणालियों से बदल सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और नुकसान बढ़ता गया, रूस की आपूर्ति कम होने लगी और उसके कमांडरों के सामने हल करने के लिए और भी मुश्किल समस्याएं आने लगी, क्योंकि उसके विशाल क्षेत्र में और अधिक अंधे क्षेत्र और रक्षा में खामियां पैदा हो गई। इस बीच यूक्रेन ने लगातार हमलों की तीव्रता बढ़ाई और हर गुजरते साल के साथ अधिक संख्या में हमले करना जारी रखा। 2025 यूक्रेन के लिए रूसी वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान और नष्ट करने में रिकॉर्ड तोड़ साल रहा। यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने लंबी दूरी के ड्रोन से दुश्मन की संपत्तियों को करीब 4 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया। रसद केंद्र, रडार तंत्र और विमान भेदी बैटरियां पूरी तरह नष्ट कर दी गईं। सिर्फ फ्रंट लाइन और कब्जे वाले इलाकों में नहीं, बल्कि रूस के उन क्षेत्रों में भी जो युद्ध क्षेत्र से सैकड़ों मील दूर हैं। 2026 की शुरुआत में जारी एक बयान में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने इन हमलों के प्रभाव को संक्षेप में बताया, लिखते हुए इन अभियानों का एक प्रणालीगत प्रभाव पड़ा। उन्होंने रूस की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली में गलियारे खोल दिए, जिससे यूक्रेनी लंबी दूरी के ड्रोन सुरक्षित रूप से दुश्मन के इलाके में जाकर सैन्य ठिकानों, गोला बारूद डिपो, हवाई अड्डों व अन्य लक्ष्यों पर हमला कर सके। और जब 2025 समाप्त हुआ तो यूक्रेन ने दबाव कम नहीं किया, उसने अपने लाभ को और आगे बढ़ाया। 2026 की शुरुआत में उसने रूस की वायु रक्षा प्रणालियों पर कई नुकसानदायक हमले किए, जिससे देश की रक्षा क्षमता
और क्रेमलिन के अपने तथाकथित विश्व अग्रणी रक्षा तंत्र संबंधी दावों को कमजोर कर दिया। उदाहरण के लिए जनवरी में रूस की S-300 व वायु रक्षा प्रणाली का हिस्सा 9 S-30 2M1 रडार पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। जनवरी में यूक्रेनी बलों ने रूस के अस्त्राखान क्षेत्र के कपुस्टिन यार मिसाइल टेस्ट रेंज पर हमला किया, जिससे बैलिस्टिक मिसाइलों की असेंबली, सर्विस और टेस्टिंग सुविधा को नुकसान पहुंचा। मार्च में यूक्रेन ने रूसी S-400 ट्रायम्फ मोबाइल लॉन्चर और बुक M3 वायु रक्षा प्रणाली जैसे वायु रक्षा संसाधनों पर और भी सफल हमलों का जश्न मनाया। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। रिकॉर्ड्स के अनुसार यूक्रेन ने सिर्फ 2026 की पहली तिमाही में ही 40 से ज्यादा पुष्ट हमले किए। इसमें 25 हमले रडार सिस्टम्स पर और 19 हमले लॉन्च प्लेटफॉर्म्स पर शामिल थे। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट क्लेमेंट मोलिन के अनुसार उस समय यूक्रेन द्वारा निशाना बनाकर नष्ट किए गए सभी लॉन्च प्लेटफॉर्म्स की सूची यहाँ है। 6 बुक सिस्टम्स, जिनमें बुक M1, M2 और M3 वेरिएंट्स के लॉन्चर और ट्रांसपोर्टर लोडर वाहन दोनों शामिल हैं। 5 टोर सिस्टम्स, जिनमें पारंपरिक टोर M1 और M2 वेरिएंट्स दोनों शामिल हैं। साथ ही दुर्लभ आर्कटिक टोर M2 DT भी, जिसे विशेष रूप से आर्कटिक परिस्थितियों में बेहद कम तापमान में काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। 5 शॉर्ट रेंज कैनन और मिसाइल पैंटसिर सिस्टम्स, जिनमें S1 और S2 वेरिएंट्स दोनों शामिल है। इनमें से एक सिस्टम को एक हैवी ड्यूटी यूक्रेनी FP2 ड्रोन ने नष्ट कर दिया, जो 220 पाउंड यानी 100 किलोग्राम का भारी वारहेड लेकर आया था। ध्यान देने योग्य है कि यूक्रेन ने जो पैंटसिर सिस्टम नष्ट किया वह एक अनोखा मॉडल था जो पहली बार युद्ध में देखा गया और बेलारूसी MZKT 7930 चेसिस पर था। 2 ओसा सिस्टम्स भी नष्ट कर दिए गए। इनकी कीमत $10 मिलियन से ज्यादा है, लेकिन यूक्रेन के सबसे सस्ते ड्रोन ने इन्हें नष्ट कर दिया, जिससे कीव के ड्रोन की किफायतीता फिर साबित हुई। उपरोक्त सभी लक्ष्यों के अलावा यूक्रेन ने रूस के कम से कम एक S-300 सिस्टम, कई S-400 लॉन्चर, बास्टियन मिसाइल लॉन्चर जैसे तटीय सिस्टम और कुछ अन्य रूसी शॉर्ट रेंज सिस्टम जैसे तुंगुस्का और स्ट्रेला 10 को भी नष्ट करने में सफलता पाई। शायद इनमें से हर सिस्टम अपने आप में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। रूसी कमांडर जरूरी नहीं कि ज्यादा परेशान हो अगर कोई लॉन्च प्लेटफॉर्म खो भी जाए। जब इतनी नियमितता से दर्जनों को निशाना बनाकर नष्ट किया जा रहा है तो यह गंभीर समस्या है जिसे क्रेमलिन अनदेखा नहीं कर सकता, जैसा एयर डिफेंस विशेषज्ञ थॉमस नागी ने बताया। अगर आप कई सामरिक सफलताएं हासिल करते हैं तो ये संचालन स्तर पर बहुत अहम हो जाता है। और ये तो सिर्फ लॉन्च प्लेटफॉर्म्स की बात है। मोलिन और अन्य ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विश्लेषकों ने भी 2026 के शुरुआती महीनों में 25 अलग अलग रडार सिस्टम्स के नष्ट होने के सबूत पाए, जिनमें 92N6A और 92N6E ट्रैकिंग रडार शामिल है, जो प्रभावी रूप से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आंखों का काम करते हैं। दुर्लभ 9S-15 इम्बीर और 9S-30 2M1 रडार, जो दोनों S-300V सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें भी नष्ट कर दिया गया है। और इसी तरह S-350 वित्यास सिस्टम के रडार जैसे 50N6E मल्टी फंक्शन रडार भी नष्ट किए गए हैं। रूस ने नेबो रडार परिवार के कई महंगे सदस्यों को भी खो दिया है, जैसे 55ZH 6U नेबोयू और 1L119 नेबो SVU, जिसकी कीमत $100 मिलियन है। साथ ही पॉडलेट और कस्ता 2E2 लो एल्टीट्यूड रडार सिस्टम भी नष्ट हो गए हैं। कई अर्ली वार्निंग और एंटी ड्रोन रडार भी नष्ट किए गए हैं, जैसे P182, प्राइमा P18 तेरेक और सोक्का 2। साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जैसे RSP-10 भी नष्ट हो गए हैं। इन रडारों और एयर डिफेंस प्लेटफॉर्मों में कुछ सोवियत युग के हैं, कुछ नए हैं और कई रूस की वायु रक्षा व बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं। लेकिन इन्हें व्यवस्थित रूप से नक्शे से मिटाया जा रहा है और ऐसा लगता है कि रूस इसके बारे में बहुत कम ही कर सकता है। क्रेमलिन के प्रचार और S-400 व बुक M3 जैसे सिस्टमों को लेकर किए गए बढ़ चढ़कर दावों के बावजूद ये प्लेटफॉर्म यूक्रेन के ड्रोन हमलों का सामना करने में विश्वसनीय या मजबूत नहीं लगते। यूक्रेन जितना ज्यादा इन्हें खत्म करता है उसका उतना ही बड़ा फायदा होता है। नागी इसे
स्विस चीज इफेक्ट बताते हैं, कहते हैं कि चीज ठोस है पर उसमें छेद हैं। फिलहाल रूसी एयर डिफेंस सिस्टम भी ऐसा ही है। स्पष्ट है यूक्रेन चाहता है कि ये छेद और बढ़े। इस बात को समझाने के लिए जब यूक्रेन कुछ सिस्टम्स जैसे टॉर M2 को नष्ट कर देता है तो इससे रूस के एयर डिफेंस नेटवर्क में एक भौतिक गैप बन जाता है जिसका व्यास लगभग 30 से 60 मील या 50 से 100 किलोमीटर हो सकता है। यह एक बहुत बड़ा इलाका है जो अचानक बिना सुरक्षा के रह जाता है, जिससे सैकड़ों यूक्रेनी मीडियम और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन वहां से गुजर सकते हैं और दुश्मन की हवाई सीमा में घुस सकते हैं। और इस प्रक्रिया में पकड़े जाने या मार गिराए जाने का लगभग कोई खतरा नहीं रहता। अगर कहीं कहीं एक दो गैप हों तो कोई बड़ी समस्या नहीं, जब तक बाकी एयर डिफेंस नेटवर्क मजबूत है। लेकिन आंकड़े दिखाते हैं ये सिर्फ एक दो गैप की बात नहीं। यूक्रेन हर महीने रूसी नेटवर्क में दर्जनों छेद कर रहा है। अगर ये रफ्तार बनी रही या बढ़ी तो इसके प्रभाव बहुत विनाशकारी होंगे, जैसा नागी ने कहा। अगर यूक्रेनियन सच में हर महीने 40 सिस्टम्स पर हमला कर सकते हैं और उन्हें गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। रूसियों के पास इस समस्या का कोई हल नहीं है क्योंकि यह पहले ही साल में 500 हो जाता है और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। कोई भी देश इससे नहीं निपट सकता। रूस पहले ही इससे मुश्किल से निपट रहा है और अपनी रक्षा की खामियों को दूर करने के लिए मजबूरी में कदम उठा रहा है। लेकिन एक छोटी सी बात, अगर आप इसी तरह की जानकारी और चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ समझाते हैं। अब युद्ध की शुरुआत में अगर रूस ने कोई वायु रक्षा प्रणाली खो दी तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके पास रिजर्व में और भी बहुत सारी प्रणालियां थी जिन्हें क्षतिग्रस्त प्रणालियों की जगह तैनात किया जा सकता था। आजकल कहानी बिल्कुल अलग है। अब कम संसाधन होने के कारण क्रेमलिन सभी क्षेत्रों की रक्षा नहीं कर सकता। उसे जरूरी स्थानों को प्राथमिकता देनी पड़ती है और रक्षा प्रणालियों को तैनात करते वक्त कुछ क्षेत्रों की बलि देनी पड़ती है। यूक्रेन के हमलों से देश पर इतनी जबरदस्त दबाव आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने फिनलैंड, जो नाटो देश है, के साथ अपनी सीमा से कई कास्टर 2 ईदो लो एल्टीट्यूड रडार सिस्टम हटा लिए ताकि यूक्रेन के मोर्चे के करीब बनी कुछ रक्षा कमियों को दूर किया जा सके। यहाँ तक कि रूसी अधिकारियों को भी यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि देश की वायु रक्षा अब पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं रह गई है। राज्य ड्यूमा के डिप्टी आंद्रे गुरिल्यो ने ये बात कही। रूस निरंतर सुरक्षा कवच बनाए नहीं रख सकता, बल्कि उसे अपनी सीमित संसाधनों को सबसे बड़े शहरों और सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए आवंटित करना होगा। इसका अर्थ है कुछ क्षेत्र असुरक्षित हैं और यूक्रेन इसका फायदा उठाने को तैयार है। ये अपनी हवाई क्षमताओं में बड़े स्तर पर सुधार के लिए तैयार हो रहा है, जैसे कि फ्रांस से चौथी पीढ़ी से उन्नत मिराज 2005 फाइटर जेट्स का आना। उन्नत एवियोनिक्स तकनीक से लैस ये जेट रूस की क्रूज मिसाइलों और शाहिद अटैक ड्रोन को रोकने में 98% सफलता दर का दावा करते हैं। ये अपने ऑन बोर्ड AASM हैमर गाइडेड बमों या स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की मदद से दुश्मन के सैन्य संसाधनों को भी भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। यूक्रेनी वायुसेना के जल्द ही स्वीडन से JAS-39 ग्रिपेन सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को भी शामिल करने की उम्मीद है। एक अत्यंत लचीला फाइटर ग्रिपेन केवल छोटी रनवे से भी उड़ान भर सकता है और मिशनों के बीच में इसे केवल 15 मिनट में फिर से ईंधन और हथियारों से लैस किया जा सकता है, जिससे यह फिर से तुरंत ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है और बहुत कम समय में लगातार मिशन कर सकता है। जहां तक आक्रामक क्षमताओं की बात है, ग्रिपेन मिटियोर मिसाइलें ले जा सकता है जिनकी अधिकतम रेंज 125 मील या 200 किलोमीटर तक है, जो रूस के विमानों को फ्रंट लाइन से पीछे धकेलने और भविष्य में यूक्रेन के हमलों के लिए नए रास्ते खोलने में मददगार होगा। यूक्रेन आज रूस की वायु रक्षा प्रणाली को जितना नुकसान पहुंचाएगा, इस तरह के विमान कल उतने ही प्रभावशाली होंगे और यूक्रेन इंतजार भी नहीं कर रहा। ये पहले से ही अपने शस्त्रागार में मौजूद हथियारों का इस्तेमाल दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली की कमजोरियों का फायदा उठाने और इस प्रक्रिया में गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। 2026 की पहली तिमाही के दौरान कई रूसी सैन्य संयंत्रों, ठिकानों और गोला बारूद भंडारों पर भीतर तक किए गए विनाशकारी हमलों की पुष्टि हुई है। जनवरी में यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े गोला बारूद डिपो में से एक पर हमला किया, जो यूक्रेनी सीमा से
550 मील से अधिक या 900 किलोमीटर दूर कोस्त्रोमा क्षेत्र में था। वहां नेजा शहर से ज्यादा दूर नहीं, यूक्रेनी ड्रोन ने 100वें ग्राउ शस्त्रागार को निशाना बनाया और उस स्थान की सैटेलाइट तस्वीरों में हमले के बाद के घंटों और दिनों में कई जगहों पर आग और धमाकों के निशान दिखाई दिए। इस सुविधा में 1,50,000 टन तक गोला बारूद रखने की क्षमता है और संभावना है कि हमले में हजारों टन गोला बारूद नष्ट हो गया। फरवरी में यूक्रेन ने फिर हमला किया। इस बार निशाना वोटकिंस्क संयंत्र था। 800 मील 1,300 किमीलीर रूस के भीतर खुले फ्लाइट कॉरिडोर का लाभ उठाकर यूक्रेनी लंबी दूरी की फ्लेमिंगो मिसाइलों ने इस बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री पर हमला किया, जहां क्रेमलिन के लिए नई हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइलें और RSM-56 गुलावा पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइलें बनती हैं। मार्च में रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की पूरी ताकत का असर महसूस किया। इस बार निशाना रूस के ब्रायंस्क क्षेत्र का क्रेमनियल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट था। 7 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने उस प्लांट को निशाना बनाया जो इस्कंदर मिसाइलों और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जरूरी चिप्स बनाने वाली सबसे अहम फैक्ट्रियों में से एक है। तो इस हमले ने एक ही झटके में रूस की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को गंभीर नुकसान पहुंचाने में सफलता हासिल की। ये फिर से सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र में तेल बंदरगाहों, रिफाइनरियों, पाइपलाइनों और लॉजिस्टिक हब्स समेत कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों का असर होता है और यूक्रेन का रूस की रक्षा प्रणाली को कमजोर करना खास तौर पर महत्वपूर्ण है। हर बार जब वह किसी भंडार को नष्ट करता है या किसी मिसाइल उत्पादन संयंत्र को बंद करने के लिए मजबूर करता है, तो वह क्रेमलिन की अपनी रक्षा करने की क्षमता को कम कर रहा है। रडार और लॉन्च प्लेटफॉर्म नष्ट होने से और जगह व रास्ते खुलते हैं, जिससे ड्रोन, फ्लेमिंगो मिसाइलें व अन्य हवाई हथियार आसानी से गुजर सकते हैं और रूस बिना विकल्प के रह जाता है। यह कहना गलत होगा कि रूस की वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह नष्ट हो गई है। आखिरकार यह रूस है, दुनिया का सबसे बड़ा देश और इंसान द्वारा जानी जाने वाली सबसे बड़ी सेनाओं में से एक देश जो इस युद्ध में हजारों टैंक, दसियों हजार बख्तरबंद वाहन और कई रडार व वायु रक्षा प्रणालियों के साथ गया था। उसकी सभी रक्षा प्रणालियां नहीं खोई हैं। वास्तव में रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी RUSI की एक रिपोर्ट पुष्टि करती है कि रूस की एकीकृत संरचना और अधीनस्थ संस्थाओं की बड़ी संख्या यह सुनिश्चित करती है कि देश के पास अब भी एक घना और अपेक्षाकृत उन्नत वायु और मिसाइल रक्षा नेटवर्क मौजूद है। उसके कारखाने लगातार नए सिस्टम और गोला बारूद बनाते हैं। यूक्रेन की सफलताओं के बावजूद कई बार रूस की प्रणालियां दुश्मनों के ड्रोन और मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही गिरा देती हैं। यूक्रेन भी इसके अनुसार खुद को ढाल रहा है। उदाहरण के लिए अब वह आमतौर पर अपने हमलों को इस तरह अंजाम देता है कि पहले ड्रोन के झुंड भेजे जाते हैं जो दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को संतृप्त कर दे और उनकी रडार स्क्रीन को जाम कर दे। इसके बाद पीछे से आने वाली क्रूज मिसाइलें बिना रोके निकल जाती है और टकराकर भारी नुकसान करती है। यूक्रेन ने प्रभावी ड्रोन उद्योग विकसित कर लिया है, जिससे वह कम खर्च में अपनी जरूरत के अनुसार बड़ी संख्या में मानव रहित हवाई वाहन बना सकता है। और भी खास बात यह है कि रूस का वायु रक्षा नेटवर्क अभी भी कुछ हद तक मजबूत है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये कमजोर होता जा रहा है, और सिर्फ यूक्रेन के हमलों की वजह से नहीं बल्कि प्रतिबंधों की वजह से भी। रूसी की उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस अपने प्रमुख वायु रक्षा उपकरण बनाने के लिए पश्चिमी हिस्सों पर निर्भर है, जैसे रॉजर्स कॉरपोरेशन के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो S-500 के स्कैन किए गए एरे रडार में इस्तेमाल होते हैं। रूसी इंजीनियर डिफेंस सिस्टम्स विकसित व सिमुलेट करते समय ऑल्टियम डिजाइनर और एनसिस जैसे पश्चिमी प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते मॉस्को के लिए इन हिस्सों और सॉफ्टवेयर को पाना अब और मुश्किल हो गया है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यह और भी कठिन होता जाएगा। ये उस स्थिति तक पहुंच सकता है जहां रूसी रक्षा कंपनियां सामान्य काम न कर पाएं, उत्पादन घटे और कम मिसाइलें, रडार व रक्षा प्लेटफॉर्म बने। यूक्रेन पूरी तरह तैयार और सक्षम है। वह अपने फायदे का पूरा इस्तेमाल कर रूसियों को कोई राहत नहीं देना चाहता। वे हर समय दांव बढ़ा रहे हैं। अगर यूक्रेन यही रफ्तार बनाए रखता है या दुश्मन की वायु रक्षा पर हमले बढ़ाता है तो रूस के लिए इसकी बराबरी करना नामुमकिन होगा।
लंबी अवधि में इसका अर्थ है कि यूक्रेन रूस तक युद्ध ले जा सकेगा और रक्षा ठेकेदारों को सबसे अधिक नुकसान होगा। आम रूसी लोग भी दबाव में हैं क्योंकि ड्रोन और मिसाइलें उनके ऊपर उड़ती हुई देश की सैन्य और तेल अवसंरचना को तबाह कर रही है। और जब उनके सबसे कीमती संसाधनों और स्थानों की रक्षा के लिए कम सुरक्षा बची होगी तो क्रेमलिन के कमांडरों को यह तय करना पड़ेगा कि किन जगहों की रक्षा करनी है और किन्हें बस छोड़ देना है। रूस को सिर्फ इस युद्ध को जीतना ही नहीं था, यह तो तय माना जा रहा था कि रूस जीतेगा। ज्यादा सैनिक, ज्यादा हथियार, सब कुछ ज्यादा। और अभी भी मॉस्को वही कहानी सुनाता है कि आखिरकार यूक्रेन टूट जाएगा, लेकिन यह एक मिथक है और यूक्रेन इसे तोड़ रहा है। रूस यूक्रेन का बेरहम युद्ध 5वें साल में पहुंच गया है। अंत साफ नहीं दिख रहा, लेकिन क्रेमलिन अधिकारी अब भी मानते हैं कि उनकी जीत बस होने वाली है। वे सोचते हैं कि अगर वे उस विचार में विश्वास करते रहे और उसी कहानी को आगे बढ़ाते रहे तो आखिरकार वो सच हो जाएगा। पुतिन ने वादा किया है कि वे किसी भी कीमत पर लड़ाई जारी रखेंगे और रूसी नेता दोनबास क्षेत्र पर कब्जा करने और तथाकथित विशेष सैन्य अभियान के लिए जो शुरुआती लक्ष्य उन्होंने बहुत समय पहले तय किए थे उन्हें हासिल करने के अपने संकल्प में अडिग है। युद्ध के शुरुआती चरणों में इस तरह के दावे बिल्कुल भी अवास्तविक नहीं लगते थे क्योंकि रूस के पास लगभग सभी फायदे थे। उसके पास बड़ी सेना, मजबूत अर्थव्यवस्था, ताकत, गोला बारूद और आपूर्ति थी। युद्ध अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन जब दोनों पक्षों में बड़ा अंतर हो तो छोटे बल के लिए विरोधी के हमलों का सामना करना हमेशा मुश्किल होता है। समय के साथ यह तर्कसंगत और लगभग निश्चित लग रहा था कि यूक्रेन की रक्षा कमजोर पड़ जाएगी और रूस धीरे धीरे अपनी जरूरत की जमीन हासिल कर लेगा। ऐसा ही हो रहा था। यूक्रेन को तोड़ना जितना मुश्किल था उतना रूस ने भी नहीं सोचा था, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे घट रही थी। यहाँ तक कि जब यूक्रेन ने खुद को मजबूत करने या ड्रोन और मिसाइलों से अपने दुश्मन पर पलटवार करने के तरीके भी खोज लिए, तब भी वो अपनी जमीन खोता रहा। रूस ने फिर भी बढ़त बनाई, भले ही बहुत धीमी गति से। और यहाँ तक कि जब क्रेमलिन हर महीने दसियों हजार सैनिक खोने लगा, तब भी उसने किसी तरह उतने ही या उससे भी ज्यादा नए सैनिक भर्ती करने के तरीके ढूंढ लिए ताकि उनकी कमी पूरी की जा सके। कुछ समय तक यूक्रेन के लिए जंग जीतना असंभव लगा। उसकी सेनाएं संघर्ष लंबा खींच रही थी, रूस को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रही थी और अहम स्थानों को संभाले हुए थी, जिससे डोनेट्स्क क्षेत्र के पोखरोस्क जैसे प्रमुख शहरों पर कब्जा देर से हो रहा था। पश्चिमी प्रतिबंधों का असर दिख रहा था। रूस अलग थलग और कमजोर होता जा रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी और नुकसान बढ़ रहे थे। फिर भी उसकी युद्ध मशीन लगातार चलती रही। उसकी सेनाएं अब भी यहाँ वहाँ थोड़ी थोड़ी जमीन और छोटे छोटे इलाके हासिल करने के तरीके ढूंढती रही। ये ज्यादा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सब जुड़ता गया। रूस अपनी सेना के लिए अनगिनत सक्षम पुरुषों, यहाँ तक कि कैदियों को भी मोर्चे पर भेज सकता था, जबकि यूक्रेन के पास उतनी जनशक्ति नहीं थी। इस प्रकार एक अनिवार्य रूसी जीत सबसे संभावित परिणाम लगती रही। लेकिन 2025 में कुछ बदलना शुरू हुआ और यह बदलाव 2026 तक जारी रहा। अब रूसी जीत की संभावना कम हो रही है, बल्कि इसका उल्टा हो रहा है। क्रेमलिन की हार अब ज्यादा यथार्थवादी लगने लगी है। इसके 4 मुख्य कारण हैं जिन्हें हम समझेंगे। पहले क्षेत्र की बात करते हैं। ये लंबे समय से शायद सबसे प्रभावी तरीका रहा है ये मापने का कि युद्ध दोनों पक्षों के लिए कैसा चल रहा है और कौन सा पक्ष, अगर कोई है, बढ़त में है। शुरुआत में रूस ने बड़ी बढ़त ली थी। उसकी सेनाएं यूक्रेन के इलाकों में तेजी से आगे बढ़ी, देश के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया और यहाँ तक कि राजधानी कीव के करीब पहुंच गई। इससे पहले कि यूक्रेन ने पलटवार करना शुरू किया और दुश्मन को बाहर खदेड़ दिया। तब से प्रमुख क्षेत्रों में काफी आगे पीछे की लड़ाई हुई है, लेकिन रूस ने कुल मिलाकर हर गुजरते महीने के साथ अतिरिक्त इलाकों पर कब्जा करना जारी रखा है। हालांकि 2025 में उसकी बढ़त, जो पहले ही काफी धीमी थी, सचमुच बहुत ही सुस्त हो गई। रूस को बड़ी सफलता नहीं मिली। बहुत कम अहम कस्बों या शहरों पर कब्जा किया, वह भी भारी कीमत चुकाकर। यूक्रेन ने अपनी स्थिति को बेहद अच्छी तरह से संभाला, जैसे बेट एंड ब्लीड जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल करते हुए
जिसमें रूसी हमलावर दस्तों को खास जगहों पर लुभाया जाता है और फिर ड्रोन और तोपखाने से उन पर हमला किया जाता है ताकि क्षेत्रीय नुकसान को सीमित रखा जा सके और अपने सैनिकों की हानि भी न्यूनतम रहे। इसी वजह से पूरे 2025 साल के दौरान रूस ने यूक्रेन के क्षेत्र का 1% से भी कम हिस्सा हासिल किया। 2026 की शुरुआत में रूस की क्षेत्रीय बढ़त और भी कम हो गई। युद्ध शुरू होने के बाद से उसे ट्रैक करने वाले सबसे भरोसेमंद शोध संस्थानों में से एक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के आंकड़ों के अनुसार 2026 की शुरुआत में कई मौकों पर रूस हर महीने 200 वर्ग मील से ज्यादा क्षेत्र हासिल कर रहा था। हालांकि फरवरी 2026 में रूस ने केवल 50 वर्ग मील क्षेत्र ही कब्जाया। उसी महीने कई वर्षों में पहली बार यूक्रेन ने जितना क्षेत्र खोया था उससे ज्यादा वापस ले लिया। अगर यूक्रेन बार बार ये उपलब्धि दोहराए तो वो इस युद्ध को सिर्फ गतिरोध की स्थिति में लंबा ही नहीं खींचेगा, ये सक्रिय रूप से रूसी सैनिकों को अपनी जमीन से बाहर निकाल रहा होगा। पुतिन की युद्ध मशीन को फिर से शुरुआत पर भेज देगा, वर्षों की मेहनत को बेकार कर देगा और इस प्रक्रिया में क्रेमलिन के लाखों हताहतों को व्यर्थ कर देगा। हालांकि यूक्रेन हमेशा ऐसी उपलब्धियां न हासिल करे, लेकिन अभी रूसी सैनिक मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे हैं। वे कीचड़ में फंसे हैं और 100 वर्षों की किसी भी बड़ी सेना से भी धीमे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि प्रथम विश्व युद्ध से भी। यूक्रेन अब भी डोनबास के लगभग 2500 वर्ग मील क्षेत्र को नियंत्रित करता है। मान लीजिए रूस हर महीने करीब 50 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा करता है। उस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए रूस को कई और साल महंगा, नुकसानदायक और थकाऊ युद्ध लड़ना होगा। फिर भी यूक्रेन का काफी इलाका बचा रहेगा। दूसरा बड़ा कारण जिससे रूसी जीत अनिवार्य नहीं बल्कि टलती हुई लगती है वो लोगों से जुड़ा है। इस युद्ध के दौरान रूस ने बहुत सारे लोगों को खो दिया है। हालांकि अनुमान अलग अलग है, लेकिन कई स्रोत इस बात से सहमत है कि इस समय तक रूस के 1 मिलियन से भी ज्यादा सैनिक हताहत हो चुके हैं। इसके लिए देश की लगभग आत्मघाती रणनीति जिम्मेदार है, जिसमें अनगिनत लोगों को बिना पर्याप्त प्रशिक्षण, उपकरण या उनकी रक्षा के लिए किसी कवच तक के सीधे अग्रिम मोर्चे की चक्की में झोंक दिया गया। हालांकि रूस की क्षेत्रीय बढ़त की गति धीमी हो गई है, लेकिन युद्ध के चलते उसके हताहत होने की दर में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यहाँ तक कि 2025 और 2026 में भी वह हर महीने नियमित रूप से दसियों हजार सैनिक खो रहा था। ज्यादातर सेनाओं के लिए इतने बड़े नुकसान सहना असंभव होता, लेकिन रूस ने लंबे समय तक ये कर दिखाया। आखिरकार ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जहां 14 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यूक्रेन में दसियों हजार लोग मारे या घायल हुए, फिर भी रूस लगातार और लोगों को जुटा सका। यहाँ तक कि जब उसे बड़ी नगद प्रोत्साहन राशि देने, कैदियों को जुटाने, गंभीर रूप से बीमार मरीजों को मोर्चे पर भेजने या जातीय अल्पसंख्यकों को सेवा के लिए मजबूर करने जैसे हताशा भरे कदम उठाने पड़े, तब भी वह हमेशा अपनी सेना की संख्या बढ़ाने में सक्षम रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आंकड़े दिखाते हैं कि 2026 के शुरुआती महीनों में स्थिति उल्टी दिशा में झुकने लगी है। मॉस्को के मासिक नुकसान अब उसकी भर्ती क्षमता से अधिक हो गए हैं, जो 2022 के बाद पहली बार है। आंकड़े यही दर्शाते हैं। 2026 की पहली तिमाही में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रूसी सेना ने 89,000 सैनिकों को खो दिया, जो यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा साझा किए गए हैं। वो सिर्फ 80,000 सैनिक भर्ती कर सके, जिससे कुल 9,000 सैनिकों का नुकसान हुआ। यहाँ से हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि यूक्रेन ने 2026 के अंत तक हर महीने 50,000 रूसी हताहत करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि क्रेमलिन प्रोपेगेंडा के पीछे छिपना पसंद करता है और रूसी जनता के सामने यह दिखाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वह हकीकत से इनकार नहीं कर सकता। वो सामने दिख रहे तथ्यों और आंकड़ों से नहीं बच सकता, और अगर रिपोर्ट्स पर विश्वास किया जाए तो मॉस्को पहले से ही घबराहट की स्थिति में है, जहां उच्च पदस्थ अधिकारी डर के मारे इस बढ़ती समस्या का कोई समाधान ढूंढने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जनवरी 2026 में क्रेमलिन ने एक नई भर्ती अभियान की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अपनी सेना में नए ड्रोन पायलटों को शामिल करना था। लेकिन बताया जाता है कि ये उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्रालय और अन्य विश्वसनीय संगठनों की रिपोर्टों से भी पता चलता है कि रूस को अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए अफ्रीका,
मध्य एशिया और यहाँ तक कि उत्तर कोरिया से भी भुगतान किए गए भाड़े के सैनिकों पर अधिक निर्भर होना पड़ रहा है। लेकिन इससे गहराई में जाने से पहले अगर आप ऐसी ही जानकारी और चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ समझाते हैं। अब इस भर्ती की समस्या के सामने पुतिन एक मुश्किल स्थिति में फंसे हुए हैं, जहां कोई स्पष्ट जवाब नहीं है और बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। वो अपनी मौजूदा रणनीति जारी रख सकते हैं, उम्मीद करते हुए कि यूक्रेन उस तीव्रता का मुकाबला नहीं कर पाएगा और शायद हताहतों की संख्या कुछ कम हो जाएगी। इस दौरान वह सेना की कमी पूरी करने के लिए भाड़े के सैनिकों आदि पर निर्भर रह सकते हैं। लेकिन यह बड़ा जोखिम है, क्योंकि यूक्रेन के धीमा पड़ने या दबाव कम करने के संकेत नहीं है। असल में ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में रूस के हताहतों की संख्या और भी तेजी से बढ़ सकती है, और अगर देश अपने सैनिकों की संख्या बनाए नहीं रख सका तो उसके लिए मोर्चे पर किसी भी तरह की तीव्रता बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसकी क्षेत्रीय बढ़त और भी धीमी हो जाएगी, और जैसे ही यूक्रेन अपने दुश्मन की कमजोर स्थिति का फायदा उठाएगा और खुद को संगठित करेगा, रूस की सेनाओं को कुछ अहम इलाकों में पीछे हटने के लिए भी मजबूर होना पड़ सकता है। दूसरी ओर पुतिन अंतिम दांव खेल सकते हैं और किसी तरह की लामबंदी की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें वे सचमुच सैकड़ों हजारों लड़ने की उम्र के पुरुषों को जबरन भर्ती कर मोर्चे पर भेजने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इससे रूसी सेना को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। सर्वेक्षण दिखाते हैं कि रूसी जनता, जो पहले से ही जंग से निराश है, ऐसी कार्रवाई को सख्त नापसंद करेगी। इस तरह पुतिन के पास एक ऐसी समस्या रह जाती है जिसका कोई हल नहीं है, और यह अकेली समस्या नहीं है। इसी से हम तीसरे बड़े कारण पर आते हैं, जिससे रूस की जीत की संभावना और कम हो रही है। यह तथ्य कि यूक्रेन ने पहले कभी नहीं की तरह युद्ध को रूस की धरती तक पहुंचा दिया है। संघर्ष की शुरुआत में कई लोगों को विश्वास नहीं था कि यूक्रेन इतनी बड़ी रूसी ताकत के सामने खुद को बचा पाएगा। रूस की अपनी ही धरती पर पलटवार करना तो और भी मुश्किल लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यूक्रेन ने दुनिया को चौंकाना शुरू कर दिया। सिर्फ अपनी जमीन पर डटे रहकर ही नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं के पार रूस के सीमा क्षेत्रों और उससे भी आगे हमले करना शुरू कर दिया। ये धीरे धीरे और छोटे स्तर से शुरू हुआ था। यहाँ वहाँ कभी कभार तोड़फोड़ की घटनाएं, कहीं ड्रोन हमला, लेकिन फिर ये हमले लगातार होने लगे। अचानक रूस के इलाके असुरक्षित महसूस करने लगे। हवाई अड्डे, सैन्य संयंत्र, कमांड बेस और तेल रिफाइनरियां यूक्रेन की दया पर थीं। उन पर ड्रोन, बम और मिसाइल बरसने लगे। विस्फोटों की आवाज गूंजी, आग फैल गई, लक्ष्यों को नुकसान हुआ और संपत्तियां नष्ट हुई। पहले लाखों, फिर अरबों डॉलर के हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर धुएं में उड़ गए। समय के साथ रूस की स्थिति और खराब होती गई। 2025 में यूक्रेन ने दुश्मन के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि पुतिन की तेल अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रूसी राष्ट्रपति को बातचीत के लिए मजबूर किया जा सके। जहां तक पुतिन की बात है, उन्होंने अब तक जेलेंस्की के साथ कोई व्यवहारिक शांति समझौता करने की इच्छा नहीं दिखाई है, लेकिन वे इन सभी ड्रोन और मिसाइल हमलों का असर महसूस कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार रूस की तेल निर्यात क्षमता का 40% तक ड्रोन हमलों से बाधित हुआ है, खासकर प्रमुख रिफाइनरियों और बाल्टिक बंदरगाहों पर। पाइपलाइनों और ईंधन भंडारण टैंकों पर भी बार बार हमले हुए हैं, जिससे अनगिनत गैलन तेल जलकर राख हो गया है। तेल उद्योग रूसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब वह रीढ़ टूटती है तो पूरा देश प्रभावित होता है, और यही यहाँ हुआ है। कम तेल का उत्पादन और उसके कुछ बचे हुए व्यापारिक साझेदारों को कम तेल भेजे जाने के कारण रूस वाकई में दबाव महसूस कर रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढहने वाली नहीं, पर गंभीर संकट के कगार पर है। युद्ध से पहले की तुलना में उसका राष्ट्रीय संपत्ति कोष काफी घट गया है, और युद्ध हर साल संघीय बजट का लगातार बढ़ता हुआ हिस्सा निगल रहा है। ये टिकाऊ नहीं है, खासकर अगर यूक्रेन के हमले जारी रहें या ज्यादा नुकसानदायक हों, जो हमें सीधे चौथे बिंदु पर ले आता है। 2026 में दोनों सेनाओं की विपरीत स्थिति। एक और रूस है, जिससे युद्ध शुरू होते ही दुनिया भर में डर फैल गया था। विशेषज्ञों के अनुसार रूस की सेना अमेरिका के बाद दूसरी सबसे ताकतवर मानी जाती थी। 2022 में चाहे लोग पसंद करें या नहीं, रूसी सेना का सम्मान किया जाता था। इसकी एक जबरदस्त प्रतिष्ठा थी।
जो वर्षों के संघर्ष, शक्तिशाली प्रचार और प्रभावी मार्केटिंग के जरिए बनी थी। कई लोग मानते थे कि रूस के पास दुनिया के सबसे ताकतवर टैंक, बख्तरबंद वाहन, फाइटर जेट और वायु रक्षा प्रणाली है। इसी वजह से 2022 की शुरुआत में माना जा रहा था कि रूस आसानी से यूक्रेन को हरा देगा और कुछ हफ्तों में युद्ध जीत लेगा। दूसरी ओर यूक्रेन विश्व मंच पर सैन्य रूप से कमजोर था। उसके पास न विश्व स्तरीय टैंक थे, न अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली और न ही अच्छी तकनीक थी। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, दोनों देशों की सेनाएं विपरीत दिशाओं में चली गईं। रूस की प्रतिष्ठा समय के साथ गिरती गई और यूक्रेन की प्रतिष्ठा वर्षों के साथ लोहे और आग में तपकर मजबूत होती गई। रूस के विश्व स्तरीय टैंक और बख्तरबंद वाहन पहली चुनौती में ही विफल हो गए और क्रेमलिन को अपेक्षित क्षेत्रीय लाभ नहीं दिला सके। उसकी वायुसेना हवाई वर्चस्व नहीं जमा सकी और ब्लैक सी फ्लीट को यूक्रेन के ड्रोन व मिसाइल हमलों के बाद भागना छुपना पड़ा। अपनी विशालता के बावजूद उसकी सेना अपने घोषित लक्ष्यों में से किसी को भी हासिल करने के लिए संघर्ष करती रही और उसके कई तथाकथित बेहतरीन हथियार जैसे T-14 अर्माटा का केवल सीमित और सतर्कता के साथ इस्तेमाल हुआ और बताया गया कि प्रदर्शन को लेकर चिंताओं के कारण थोड़े समय के उपयोग के बाद उन्हें वापस ले लिया गया। इसी दौरान अपने विरोधी की तुलना में कहीं कमजोर सेना के साथ शुरुआत करने के बावजूद यूक्रेन ने असंभव को संभव कर दिखाया। उसने बार बार मुश्किल हालातों को मात दी, विवादित क्षेत्रों पर कब्जा रखा, जमीन वापस ली, दुश्मन को चौंकाया और यूरोप के सबसे बेहतरीन घरेलू रक्षा उद्योगों में से एक खड़ा किया। उसने ड्रोन युद्ध कला में माहिर होकर दुश्मनों की रणनीति पीछे छोड़ी और अपनी ताकत से उनके पोजीशन व इंफ्रास्ट्रक्चर पर सैकड़ों हमले किए। उसने नेपच्यून और लंबी दूरी की फ्लेमिंगो जैसी मिसाइलें विकसित की, जो अब दुनिया के कई हिस्सों में ईर्ष्या का कारण बन चुकी है और इनमें लंबी दूरी की फ्लेमिंगो को तेजी से सेवा में शामिल किया गया था तथा इसका इस्तेमाल पहले ही 2026 में लक्ष्यों पर हमले के लिए किया जा चुका है। अब हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जो 2022 में एक कल्पना जैसी लगती थी। एक ऐसी स्थिति जहां यूक्रेनी सेना वास्तव में रूसी युद्ध मशीन से भी ज्यादा ताकतवर नजर आती है और जहां रूसी ताकत पर भरोसा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कई ऐसे देश जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से रूस पर अपने लिए बख्तरबंद गाड़ियां, हथियार और गोला बारूद सप्लाई करने के लिए भरोसा किया था, अब उन सौदों से पीछे हटने लगे हैं और दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। और खुद रूस के भीतर भी भले ही कई लोग इसे खुलकर स्वीकार न करें, जनता का एक बड़ा हिस्सा इस बात को लेकर लगातार चिंतित है कि ये एक ऐसा युद्ध है जिसे उनका देश जीत नहीं सकता और जिसे अब और आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। वास्तव में हाल ही में हुए एक सर्वे में दिखाया गया कि 67% रूसी, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, मानते हैं कि अब शांति वार्ता और इस संघर्ष को खत्म करने का समय आ गया है। सरकारी मीडिया एजेंसी टास द्वारा साझा एक अन्य सर्वे में भी 75% रूसी पुतिन पर भरोसा करते पाए गए। हालांकि ये आंकड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से ये सबसे कम है। संभव है कि ये आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हों, क्योंकि टास क्रेमलिन समर्थक प्रचार के लिए जानी जाती है। इन कारणों से रूस दशकों में सबसे खराब हालात में है। उसकी सेना मुश्किल से आगे बढ़ रही है, उसके हताहतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उसकी भर्ती प्रक्रिया विफल हो रही है, उसकी साख टूट चुकी है, उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है और उसके लोगों का अब इस बात पर कोई विश्वास नहीं रह गया है कि ये सब किसी तरह ठीक हो जाएगा। इनमें से कुछ भी नहीं दिखाता कि युद्ध जल्द खत्म होगा, क्योंकि पुतिन बहुत जिद्दी है और किसी भी कीमत पर अपनी विजय की मुहिम जारी रखेंगे। ऐसा लगता है कि वह अपनी पूरी देश को बर्बाद करने के लिए तैयार है, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश में। लेकिन जहां वो सच्चाई का सामना करने से इनकार कर रहे हैं, वहीं बाकी दुनिया धीरे धीरे हकीकत को समझने लगी है। असल में यह युद्ध सिर्फ एक ही तरीके से खत्म नहीं होने वाला है। यह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से किसी अनिवार्य रूसी जीत और पूरी तरह से यूक्रेनी पतन की ओर नहीं बढ़ रहा है। इसके विपरीत अब ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहा है। जहां कभी शक्तिशाली रही रूस पहले से भी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है और साहसी अंडरडॉग यूक्रेन
पहले से कहीं ज्यादा उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन कर रहा है। पुतिन के युद्ध को जिंदा रखने वाली आखिरी चीज पहुंच से बाहर और नजरों से ओझल मानी जाती थी, इतनी कीमती कि उसका कोई विकल्प नहीं था। लेकिन यूक्रेन ने उसे ढूंढ निकाला और यूक्रेन ने उस पर हमला किया। फ्रांस ने इसे बनाया, यूक्रेन ने इसमें महारत हासिल की और रूस ने एक ही हमले में सब कुछ खो दिया, क्योंकि स्कैल्प मिसाइलों ने रूस के अहम हथियारों वाले केंद्र को तबाह कर दिया। लक्ष्य डोनेत्स्क में था। यूक्रेन ने फ्रांस का सबसे घातक तोहफा रूस को दिया। डोनेत्स्क एयरपोर्ट में कुछ ऐसा छुपा था जो रूस के लिए जरूरी था। उस एयरपोर्ट पर ड्रोन भंडारण सुविधाएं हर जगह उभरने लगी हैं और वे भंडारण इकाइयां रूस की पिछले इलाकों से हमले की रणनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डोनेत्स्क से शायद ड्रोन लॉन्च करना रूस के अंदर से लॉन्च करने की बजाय, इसका मतलब है कि उन ड्रोनों को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती है। कम दूरी का मतलब है कि ड्रोनों के हवाई रक्षा द्वारा मार गिराए जाने या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से रास्ता भटकाए जाने की संभावना कम हो जाती है। ये एक सीधा सा समीकरण है, जितना नजदीक ड्रोन लॉन्च किया जाएगा हमलों से उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन यूक्रेन ने इस सब पर रोक लगा दी है। 14 अप्रैल को उसने कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए एक हमला किया ताकि रूस द्वारा डोनेत्स्क हवाई अड्डे पर बनाए गए ड्रोन भंडारण केंद्रों को खत्म किया जा सके। यूक्रेनी वायुसेना के ऑपरेशन में फ्रांसीसी स्कैल्प मिसाइलों ने रूस के डोनेट्स्क में अहम ठिकानों को तबाह किया। इसमें एक और हथियार भी था जिसे हम आगे बताएंगे। पहले इस हमले पर नजर डालते हैं। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ ने एक टेलीग्राम पोस्ट में इस हमले का खुलासा करते हुए बताया कि क्या हुआ था। हमारी सेनाओं ने डोनेत्स्क क्षेत्र के अस्थायी रूप से कब्जे वाले इलाके में डोनेट्स्क हवाई अड्डे के पास स्ट्राइक मानवरहित हवाई वाहनों यूएवी के भंडारण स्थलों को निशाना बनाया। जनरल स्टाफ ने घोषणा की, इससे पहले कि वे यह साझा करें कि यह हमला इतना महत्वपूर्ण क्यों था। यूक्रेन की रक्षा सेनाएं रूसी कब्जाधारियों की आक्रामक क्षमताओं को कम करने और यूक्रेन के खिलाफ रूसी संघ की सशस्त्र आक्रामकता को रोकने के लिए कदम उठाना जारी रखेंगी। ये रूस को पीछे से कमजोर करने के लिए है ताकि उसकी अग्रिम पंक्ति पर हमले नाकाम हों। यूक्रेन ने अपनी स्ट्राइक की सफलता स्पष्ट कर दी। रूस द्वारा यह दावा करने की अनिवार्य कोशिशों से पहले कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने यूक्रेन की मिसाइलों को किसी भी नुकसान से पहले ही नष्ट कर दिया, जनरल स्टाफ ने अपनी स्ट्राइक्स की सफलता साबित करने वाला एक वीडियो साझा किया। यह कोई लंबा वीडियो नहीं है, लगभग 20 सेकंड का है। इसमें वो सब कुछ दिखाया गया है जो हमें यह जानने के लिए देखना चाहिए कि यूक्रेन ने वही किया जो उसने कहा था। 2 लक्ष्यों को घेरा गया है, संभवतः ऊपर उड़ रहे टोही ड्रोन से फिल्माया जा रहा है। फिर एक जबरदस्त विस्फोट होता है। पहला लक्ष्य गिरता है, फिर कुछ सेकंड में एक बड़ा विस्फोट दूसरा लक्ष्य भी खत्म कर देता है। बाद में हम इसके बाद का नतीजा देखते हैं। जहां पहले ड्रोन भंडारण सुविधाएं थीं, वहां अब धधकते हुए 2 मलबे पड़े हैं। यूक्रेन ने डोनेट्स्क में रूसी सेना पर सटीक हथियार से बड़ा वार किया। फ्रांस की स्कैल्प मिसाइलें, जो यूके की स्टॉर्म शैडो जैसी हैं, 2023 से यूक्रेन में हैं। यूक्रेन इन्हें संशोधित Su-24M विमानों से दाग सकता है और उसने इन मिसाइलों का इस्तेमाल कई रूसी सैन्य संपत्तियों पर हमला करने के लिए किया है, जिनमें युद्धपोत, लॉजिस्टिक्स हब, एयरफील्ड और अब ड्रोन भंडारण सुविधाएं शामिल हैं। स्कैल्प मिसाइलें हवा जहाज व पनडुब्बी से लॉन्च हो सकती हैं। इनकी रेंज 140 से 550 किलोमीटर है और 87 से 341.7 मील, जो वेरिएंट पर निर्भर करता है। इन सभी में 400 किलोग्राम या लगभग 882 पाउंड वजनी हाई एक्सप्लोसिव पेनिट्रेशन वारहेड होता है, जो इन्हें उन मजबूत शेल्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाता है जिनमें वे हथियार होते हैं जिन्हें रूस को यूक्रेन को कमजोर करने के लिए चाहिए। ये शक्तिशाली कम दूरी की क्रूज मिसाइलें हैं और यूक्रेन ने वर्षों से दिखाया है कि ये कितनी प्रभावी हो सकती हैं। अन्य देशों को पुतिन के यूक्रेन पर हमले से पहले ही पता था। फ्रांस, यूके, इटली, ग्रीस, सऊदी अरब और यूएई ने अपने शस्त्रागार के लिए स्कैल्प या स्टॉर्म शैडो मिसाइलें खरीदी हैं। एक और बात, ये दोनों देश युद्ध में आगे चलकर अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के चलते ईरान के सऊदी अरब और यूएई पर हमलों के बाद सऊदी अरब और यूएई ने यूक्रेन संग 10 साल का रक्षा समझौता किया। इन खाड़ी देशों को यूक्रेन के ड्रोन और शाहिद से निपटने के अनुभव चाहिए। इस समय यूक्रेन ड्रोन विशेषज्ञता के बदले मिसाइल इंटरसेप्टर, वित्तीय सहायता और ईंधन पा रहा है। लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है? क्या यूएई और सऊदी अरब इन रक्षा समझौतों के तहत अपने स्कैल्प या स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूक्रेन भेजने के लिए तैयार हो सकते हैं? इसका जवाब समय ही देगा। यूक्रेन रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए खुद को दीर्घकालिक रूप से तैयार कर रहा है। डोनेट्स्क में हुए हमलों पर वापस आते हैं। यूक्रेन की स्कैल्प मिसाइलों ने भले ही सारी सुर्खियां बटोरी हों, लेकिन 14 अप्रैल को एक और हथियार भी इस्तेमाल हुआ था। GBU-39 हवाई निर्देशित बम भी रूस की ड्रोन भंडारण सुविधाओं पर छोड़े गए थे। ये यूक्रेन की तरफ से दोहरा हमला था और वो भी एक से ज्यादा तरीकों से, जैसा कि आप जल्द ही जानेंगे। फ्रांस और अमेरिका को एक हमले ने जोड़ा है।
जिसमें यूक्रेन ने अपने पश्चिमी सहयोगियों के हथियारों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और GBU-39 उन ठिकानों को खत्म करने के लिए उपयुक्त है जिन ठिकानों में स्कैल्प पहले ही सेंध लगा चुकी थी। GBU-39, जिसे स्मॉल डायामीटर बम भी कहते हैं, 113 किलोग्राम या 250 पाउंड का हर मौसम में इस्तेमाल होने वाला गाइडेड हथियार है जो GPS INS से लक्ष्य तक पहुंचता है। सटीक और इतना छोटा कि एक विमान में कई को लोड किया जा सके। GBU-39 बेहद सोच समझकर बनाया गया हथियार है। इसका सिस्टम एक स्मार्ट कैरेज का उपयोग करता है जिसमें 4 बम लोड किए जा सकते हैं, जिससे यूक्रेन को 40 नॉटिकल मील दूर तक के लक्ष्यों पर कई विस्फोटक हमले करने का विकल्प मिलता है। ये किफ़ायती भी हैं। $40,000 प्रति यूनिट की कीमत पर GBU-39 महंगे हथियारों के हमलों के बाद अच्छा विकल्प है। शायद यही डोनेट्स्क में हुआ। स्कैल्प ने रूस द्वारा अपने शाहिद ड्रोन के लिए बनाई गई सुरक्षा को तोड़ दिया और GBU-39 को काम खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया। यूक्रेन ने हमले का सही समय चुना। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने कहा था कि हमले का मकसद रूस की आक्रामक क्षमता कम करना है। यूक्रेन को इसकी जरूरत है क्योंकि रूस ने वसंत में हमला शुरू किया है जो गर्मी और शायद शरद तक चलेगा। उस आक्रमण के कई लक्ष्य हैं जिनमें सबसे प्रमुख है डोनेट्स्क किलेबंदी बेल्ट पर कब्जा करना, उन शहरों पर कब्जा करना जिन्हें रूस को डोनेट्स्क लेने के लिए अपने नियंत्रण में लेना होगा, और इसी के साथ अंततः डॉनबास क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करना, जिस पर पुतिन ने अपनी तथाकथित विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद से नजर गड़ाई हुई है। किलेबंदी बेल्ट रूस के लिए कोई आसान लक्ष्य नहीं है। उत्तर से दक्षिण तक HBC कॉन्स्टेंटिनिवका स्लोवियांस्क हाईवे के साथ चलने वाली ये 50 किलोमीटर यानी 31 मील लंबी किलेबंदी की पंक्ति है। 1 दशक से भी अधिक समय से यूक्रेन इस बेल्ट की रक्षा को मजबूत करने में समय और पैसा खर्च कर रहा है। ये सब रूस की ओर से होने वाले आक्रमण की आशंका में किया गया है। 4 साल से अधिक की लड़ाई के बाद पुतिन की सेनाएं आखिरकार ऐसी स्थिति में हैं जहां वे किलेबंदी बेल्ट पर हमला करना शुरू कर सकती हैं। जमीन पर सैनिकों के लिए ये काम पहले से ही मुश्किल है। किलेबंदी ऊंचाई पर होने से यूक्रेन को रूसी सैनिकों पर बढ़त मिलती है। ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन इन सैनिकों को आते हुए देख सकता है और किलेबंदी बेल्ट के शहरों के चारों ओर फैले विशाल मारक क्षेत्रों में उन्हें चुन चुनकर मार सकता है। रूस के लिए किलेबंदी बेल्ट को अंदर से कमजोर करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो वसंत आक्रमण की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। शहीद ड्रोन इसमें अहम भूमिका निभा सकते थे। ये लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन डोनेट्स्क हवाई अड्डे से किलेबंदी बेल्ट में दागे जा सकते थे, जिससे अफरा तफरी मचती और यूक्रेन की रक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचता। अब डोनेट्स्क में रूस के शहीद ड्रोन खत्म हो गए हैं, जिससे पुतिन के जमीन पर मौजूद सहयोगियों की किलेबंदी बेल्ट को अपने हमले शुरू करने से पहले कमजोर कर पाने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। उन्हें यूक्रेनी सेनाओं का सामना करना होगा जो तैयार हैं, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ मध्यम दूरी का अभियान शुरू किया है, जिससे वसंत हमले पर असर दिख रहा है। इससे पहले कि हम उस पर आए, हमने पहले भी बताया था कि यूक्रेन ने 1 से ज्यादा तरीकों से दोहरा वार किया है। रूस डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर सिर्फ स्कैल्प और GBU-39 के इस्तेमाल से ही परेशान नहीं हुआ। यूक्रेन का 14 अप्रैल का हमला अहम है क्योंकि ये वही कदम है जो वो पहले एयरपोर्ट पर कर चुका है। इससे रूस की स्थिति और खराब होती है। वैसे आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो मिस न हो। चलिए 7 मार्च पर चलते हैं। उस दिन खबर आई कि यूक्रेनी सेना ने सुबह के शुरुआती घंटों में डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर एक रूसी ड्रोन सुविधा पर सटीक हमला किया है। इस बार यूक्रेन ने उस केंद्र पर हमला किया जिसे यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार रूस शाहिद ड्रोन के भंडारण, तैयारी और लॉन्च के लिए इस्तेमाल करता था। ये एक समेकित सुविधा थी जिसे यूक्रेन ने अपनी मिसाइल इकाइयों, जमीनी बलों की तोपखाने इकाइयों और वायुसेना के समन्वित प्रयास से नष्ट कर दिया। इस हमले में स्कैल्प मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया था। 14 अप्रैल की तरह इस हमले में भी अमेरिकी हथियार इस्तेमाल हुआ। फर्क बस इतना था कि 7 मार्च को GBU-39 नहीं था। यूक्रेन ने स्कैल्प और अटैकम्स से रूस के शाहिद हब को नष्ट किया। अटैकम्स के इस्तेमाल को लेकर खास बात यह थी कि अगस्त 2025 में पता चला अमेरिका ने यूक्रेन के रूसी ठिकानों पर अटैकम्स इस्तेमाल के लिए नई मंजूरी व्यवस्था बनाई थी। उस सिस्टम में कई स्तरों की मंजूरी थी जो अंत में अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ की हां या ना पर खत्म होती थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि 2025 में यूक्रेन को रूस के खिलाफ अटैकम्स के इस्तेमाल की मंजूरी बार बार नहीं मिली, जिससे उस पर रोक रही, लेकिन 7 मार्च तक स्थिति बदल गई। यूक्रेन फिर से रूसी ठिकानों पर अटैकम्स दाग सकता है, जिससे डोनेट्स्क में शाहिद हब जल गया। अटैकम्स यूक्रेन के लिए शस्त्रागार में एक उपयोगी हथियार है। अटैकम्स एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो इस्तेमाल किए गए ब्लॉक के अनुसार 165 से 300 किलोमीटर या 102 से 186 मील तक जा सकती है। यह मिसाइल रूसी वायु रक्षा को चकमा देने में सक्षम है और इसमें हाई एक्सप्लोसिव या ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड लगाया जा सकता है।
जिसमें दूसरा विकल्प 300 से 950 सब म्यूनिशन गिरा सकता है। शायद 7 मार्च को हमने कुछ वैसा ही देखा था जैसा हमें शक है कि 14 अप्रैल को भी हुआ था। स्कैल्प ने पहले रास्ता बनाया, फिर अमेरिकी फॉलोअप हथियार ने लक्ष्य नष्ट किया। ओह, और क्या हमने पहले डबल टैप कहा था? शायद हमें ट्रिपल टैप कहना चाहिए था। 28 मार्च को यूनाइटेड 44 मीडिया ने बताया कि यूक्रेन ने फिर डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर हमला किया। इस बार इसका निशाना रूस द्वारा लगाए गए मोबाइल लॉन्चर्स पर था, जिनसे पुतिन की सेना शाहिद ड्रोन यूक्रेन के शहरों की ओर भेजती थी। ये हमला यूक्रेन की अनमेन्ड सिस्टम्स फोर्सेस के फर्स्ट सेपरेट सेंटर ने किया था, जो पहले दोनों हमलों से अलग था। दूसरे शब्दों में कहें तो यूक्रेन ने ड्रोन लॉन्चर्स को नष्ट करने के लिए ड्रोन भेजे और इस प्रक्रिया में कम से कम 4 लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। ये एक सुनियोजित अभियान है जिसका उद्देश्य रूस द्वारा अहम शाहिद हब बने डोनेट्स्क एयरपोर्ट को निष्क्रिय करना है। काबिल तारीफ बात यह है कि यूक्रेन उस हब को नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरह के गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहा है। स्कैल्प और ATACMS इतनी जबरदस्त मारक क्षमता दे रहे हैं कि वे पूरे के पूरे इमारतों को ध्वस्त कर सकते हैं। GBU-39 गाइडेड बम संभवतः फॉलोअप हमलों में उपयोग हो रहे हैं, जो ड्रोन को नष्ट कर रूस को पश्चिमी मिसाइलों से हुए नुकसान की मरम्मत का मौका नहीं देते। ड्रोन का इस्तेमाल लॉन्चर जैसी संपत्तियों पर सटीक हमलों के लिए हो रहा है, जिससे रूस डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर अपने घटते शाहिद ड्रोन का उपयोग नहीं कर पा रहा। ये यूक्रेन की समझदारी है। यूक्रेन के डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर हमले बढ़ने से रूस को पीछे हटना पड़ सकता है और मिसाइलों से बचने के लिए नई शाहिद लॉन्च साइट बनानी पड़ सकती है। अगर शाहिद लॉन्च साइट्स पीछे ले जानी पड़ी तो यूक्रेन के पास से लॉन्च करने के फायदे खत्म हो जाएंगे। 14 अप्रैल को रूस के खिलाफ यूक्रेन के मिड और लॉन्ग रेंज हमलों पर नजर रखने वालों को शक था कि डोनेट्स्क में ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी तबाह करना ही यूक्रेन की एकमात्र कार्रवाई नहीं थी, वे सही थे। अन्य हमले भी यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों के लक्ष्यों पर केंद्रित थे और ये रूस के शाहिद ड्रोन पर हुए चर्चित हमले के साथ साथ किए गए। यूक्रेन ने जापोरिजिया में कब्जे वाली अज़ोव्स्का बस्ती पर ड्रोन हमला किया। उस बस्ती में गोला बारूद के डिपो का इस्तेमाल उन रूसी सैनिकों को आपूर्ति देने के लिए किया जाता था जो जापोरिजिया शहर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वे डिपो खत्म हो चुके हैं क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन ने उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया है। यूक्रेन ने डोनेट्स्क में ओजूव और कुलिकीव्स्का बस्तियों पर हमला किया। फिर गोला बारूद डिपो निशाना बने। ये यूक्रेन की रूस के वसंत हमले को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। शाहिद ड्रोन को खत्म करने से रूस की लंबी दूरी की रणनीति पंगु हो जाती है। गोला बारूद के डिपो नष्ट कर दो और रूस के जमीनी सैनिकों को गोला बारूद के बिना हमला करना पड़ेगा, जिससे वे यूक्रेन के किल जोन में मंडराते ड्रोन का शिकार बन जाएंगे। ये सब क्षयकारी रणनीति के तहत किया जा रहा है, जो 2026 में यूक्रेन के लिए सफल रही। लॉन्ग रेंज ड्रोन के मामले में यूक्रेन हर संभव कोशिश कर रहा है कि वो रूस से आगे निकल सके, चाहे वो लॉन्च किए गए ड्रोन की संख्या हो या उन ड्रोन द्वारा निशाना बनाए गए लक्ष्यों की मात्रा। युद्ध में रूस अधिकांश समय यूक्रेन से आगे रहा और 2025 के दूसरे हिस्से में इस बढ़त का पूरा लाभ उठाया। उस साल के अंत तक रूस यूक्रेन के खिलाफ हर महीने औसतन 5000 से अधिक शाहिद प्रकार के ड्रोन लॉन्च कर रहा था, जिसमें अक्टूबर में 5298, नवंबर में 5447 और दिसंबर में 5131 ड्रोन लॉन्च किए गए। 2025 की शुरुआत की तुलना में रूस द्वारा यूक्रेन पर हर महीने इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की संख्या में स्पष्ट वृद्धि हुई और यही पैटर्न 2026 में भी जारी रहा। यूक्रेन का लक्ष्य उस पैटर्न को उलटना है, इसलिए डोनेट्स्क पर हमले हो रहे हैं। रूस अभी भी तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और वो इसमें सफल भी हो रहा है। मार्च में यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि उसे रूस के 6462 ड्रोन का सामना करना पड़ा, जो 2025 के अंत की तुलना में अधिक है। लेकिन कुछ बदल गया है। असल में 2 चीजें बदली हैं। 2025 के अंत से यूक्रेन ने रूस के शाहिद ड्रोन को रोकने की दर तेजी से बढ़ाई है। मार्च में रूस ने जो 6462 ड्रोन लॉन्च किए, उनमें से 5833 को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही गिरा दिया गया, जिससे यूक्रेन की इंटरसेप्शन दर 90% हो गई। अब याद रखिए, हमने डोनेट्स्क एयरपोर्ट साइट और उसके यूक्रेन के गैर कब्जे वाले हिस्सों के करीब होने के बारे में क्या कहा था। डोनेट्स्क में शाहिद भंडारण ठिकानों को निशाना बनाकर यूक्रेन रूस को दूर से शाहिद ड्रोन लॉन्च करने को मजबूर करता है, जिससे उन्हें गिराने के मौके बढ़ जाते हैं। अप्रैल में यूक्रेन की ड्रोन इंटरसेप्शन दर के 90% से ऊपर जाने की उम्मीद करें। अगर ऐसा होता है तो हमें पता चल जाएगा कि यूक्रेन की रणनीति काम कर रही है। दूसरी बात वही है जो पुतिन नहीं सुनना चाहेंगे। रूस के नेता ने अपने जमीनी बल जो काम नहीं कर पा रहे, उसे करने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन पर बहुत अधिक निर्भर रहा है। रूस जितनी बड़ी संख्या में ड्रोन लॉन्च कर पा रहा था, वो पुतिन के लिए यूक्रेन पर सालों तक दबाव बनाए रखने का एक जरिया था। अब ऐसा नहीं है। मार्च में जब यूक्रेन ने 90% इंटरसेप्शन दर पाई, उसी महीने पहली बार लंबी दूरी के ड्रोन दौड़ में यूक्रेन आगे रहा।
रूस के रक्षा मंत्रालय ने खुद को तब उजागर किया जब उसने बताया कि उसने उस महीने 7,347 यूक्रेनी ड्रोन गिराए। ये संख्या उन ड्रोन से कहीं ज्यादा है जितने यूक्रेन रिपोर्ट करता है कि रूस लॉन्च कर रहा है, और ये हमें बताता है कि लंबी दूरी के ड्रोन के मामले में यूक्रेन रूस की बराबरी से भी आगे निकल चुका है। अब यूक्रेन के पास रूस से ज्यादा लंबी दूरी के ड्रोन हैं जिनका वो इस्तेमाल कर रहा है। डोनेट्स्क पर हमला इसकी नई बढ़त का उदाहरण है। रूस 2025 के आखिर तक लंबी दूरी की मुहिम तेज कर रहा था, वहीं यूक्रेन नई पीढ़ी के मिड रेंज ड्रोन विकसित करने में जुटा था ताकि ड्रोन युद्ध का हर पहलू कवर किया जा सके। शॉर्ट रेंज एफपीवी ड्रोन फ्रंट लाइन पर रूसी सैनिकों को तबाह कर रहे हैं। लॉन्ग रेंज ड्रोन और मिसाइल ड्रोन हाइब्रिड अब रूस के अंदर गहरा हमला कर उसकी युद्ध मशीन को भीतर से कमजोर कर रहे हैं। और अब मिड रेंज ड्रोन यूक्रेन को कब्जे वाले क्षेत्रों में रूसी ठिकानों पर हमले करने की अनुमति दे रहे हैं बिना महंगे लॉन्ग रेंज ड्रोन खर्च किए। वे मिड रेंज ड्रोन पश्चिमी मिसाइलों और गाइडेड बमों, जिनकी मारक दूरी भी लगभग ऐसी ही है, के साथ मिलकर रूसी मोर्चे के पीछे के नजदीकी इलाकों में तबाही मचा रहे हैं। यूक्रेन के मिड रेंज हमलों से उसे रूस की सीमा क्षेत्रों में कब्जे वाले इलाकों पर पहले से कहीं ज्यादा बार और ज्यादा ताकत के साथ हमला करने की सुविधा मिल रही है। संख्या यूक्रेन के पक्ष में झुक रही है। अब जब वो डोनेट्स्क में रूस की ड्रोन भंडारण सुविधाओं पर और अधिक मिसाइलें दाग रहा है, तो यूक्रेन वो देश बन गया है जो अब तक रूस के पास रही ड्रोन की बढ़त का अधिक फायदा उठा रहा है। 14 अप्रैल को यूक्रेन की कार्रवाई का एक और जरूरी पहलू है। यूक्रेन के हमले असाधारण समन्वय और हथियारों के विविध इस्तेमाल से रूस को अधिक नुकसान पहुंचाने की बढ़ती क्षमता दिखाते हैं। हमने ये डोनेट्स्क में भी देखा, जहां यूक्रेन ने मिसाइलों और गाइडेड बमों का इस्तेमाल करके ड्रोन भंडारण सुविधाओं को नष्ट किया। साथ ही डोनेट्स्क में ड्रोन से गोला बारूद डिपो भी तबाह किए। ये एक ही ऑपरेशन के तहत इस्तेमाल किए गए कई हमले के तरीके हैं जो यूक्रेनी सेना के विभिन्न विभागों के बीच उच्च स्तर के समन्वय का संकेत देते हैं। इसका मतलब है कि यूक्रेन हमलों का दायरा बढ़ा सकता है, जिससे रूस की वायु रक्षा पर दबाव पड़ेगा। उन रक्षा प्रणालियों को कहां तैनात किया जाना चाहिए, उन्हें किसे निशाना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यूक्रेन अब हमलों के दौरान ही रूस को इन सवालों का जवाब देने पर मजबूर कर रहा है। अक्सर इसका जवाब यह होता है कि रूस अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को बहुत ज्यादा फैला देता है, जिससे यूक्रेन को कई लक्ष्यों पर हमला करने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर रूस अपनी वायु रक्षा को एक लक्ष्य पर केंद्रित भी करता है, तो दूसरा लक्ष्य खुला रह जाता है। पुतिन की सेनाएं एक ऐसी स्थिति में फंस जाती हैं जहां कोई भी विकल्प सही नहीं होता। यूक्रेन इस तरह की स्थिति पैदा करने में और बेहतर होता जाएगा, क्योंकि वो अपनी मिड रेंज ड्रोन क्षमताओं को विकसित कर रहा है, यहां तक कि वे मिसाइलों और गाइडेड बमों के साथ साथ और अधिक हमले करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। पुतिन ने सोचा होगा कि उन्होंने यूक्रेन की तरफ से सब कुछ देख लिया है, लेकिन रूस के सैनिकों के लिए युद्ध के मैदान पर हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक बनाया, जिससे अब यूक्रेन रूस के सैनिकों को कुचल रहा है। यूक्रेन ने चुपचाप दुनिया की सबसे खतरनाक तोपों में से एक अपने शस्त्रागार में शामिल की है, जिससे रूस के हथियार बेकार हो गए हैं। यूक्रेन को इसकी उम्मीद नहीं थी और रूस को अंदाजा नहीं था, लेकिन जो हथियार अमेरिका ने दशकों पहले बनाया था, उसकी बदौलत अब यूक्रेन के पास एक विनाशकारी हथियार है, जिसका इस्तेमाल वो रूस के युद्ध को खत्म करने के लिए कर सकता है। ये 203 मिमी M110 सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है, जिसे यूक्रेनी सशस्त्र बलों की 52वीं आर्टिलरी ब्रिगेड को दिया गया है। यूनाइटेड 24 मीडिया के मुताबिक ब्रिगेड ने इस हथियार की पुष्टि की है और बताया कि ये यूक्रेन की घरेलू तोपों के साथ अच्छी तरह फिट हो रहा है, जो रूस के वसंत आक्रमण को तबाह कर रहा है। हमारे उपकरणों में डो S-22 बडाना सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर RM-70 वैम्पायर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और 203 मिमी M110A शामिल हैं। 52वीं ब्रिगेड ने 2 अप्रैल को सोशल मीडिया पर यह बात ऐसे बताई जैसे M110 कोई सामान्य बात हो, जबकि ऐसा नहीं है। और आप जानेंगे कि क्यों इस शक्तिशाली तोप के यूक्रेन पहुंचने से बहुत जल्द युद्ध के मैदान पर बदलाव आना तय है। सबसे पहले सवाल उठता है कि यूक्रेन ने आखिरकार M110 होवित्जर कैसे हासिल किए। ये शीत युद्धकाल का हथियार है जिसे अमेरिकी सेना ने रिटायर कर दिया, तो आपको लगेगा कि यूक्रेन को यह मिलने की कोई संभावना नहीं होगी। हालांकि रिटायर किया गया हथियार जरूरी नहीं कि बेकार हो, और जो M110 अब यूक्रेन में हैं, उनकी उत्पत्ति अक्टूबर 2025 में हुई एक सौदे से जुड़ी है। आर्मी रिकॉग्निशन ने रिपोर्ट किया था कि ग्रीस ने 60 अमेरिकी तोपखाने सिस्टम यूक्रेन भेजने की मंजूरी दी थी। सिस्टम के लिए 1,50,000 गोले और कुछ जूनी रॉकेट्स भी भेजे गए थे। इस सौदे की कीमत करीब 199.4 मिलियन यूरो यानी लगभग $230 मिलियन से थोड़ी कम मानी जा रही है। तोपखाना और गोला बारूद चेक गणराज्य के रास्ते यूक्रेन भेजे जाने थे और ये सिस्टम बिना किसी बदलाव या मरम्मत के सीधे यूक्रेन पहुंचने वाले थे।
इससे ऐसा लग सकता है कि ग्रीस को इस सौदे में ज्यादा फायदा हो रहा था, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। यूक्रेन के लिए इस सौदे का मतलब था कि उसे बड़ी संख्या में तोपखाना सिस्टम मिल रहे थे, जो लंबे समय से किसी भी विरोधी सेना के लिए युद्ध के मैदान पर एक डर का कारण रहे हैं। M110 होवित्जर भले आधुनिक ना हो, पर यह तेजी से भारी फायर पावर देने में सक्षम है, जो युद्ध में इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कई मायनों में ऐसा लगता है जैसे दशकों पहले लड़ाइयां कैसे लड़ी जाती थीं, उसका एक टाइम कैप्सूल हो। ये उस तरह का पारंपरिक संघर्ष नहीं लगता जैसा आप आज के दौर में देखने की उम्मीद करेंगे। M110A2 यूक्रेन भेजे जा सकते हैं। आर्मी रिकॉग्निशन के मुताबिक ग्रीस ने 1980 के दशक से M110A2 चलाया है और 60 यूनिट्स ट्रांसफर की घोषणा से पहले उसके पास करीब 145 यूनिट्स थीं। दशकों तक यह सिस्टम ग्रीस की लंबी दूरी की तोपखाना प्रणाली रहा है। हालांकि जैसे जैसे ग्रीस ने मानक 155 मिमी नेटो सिस्टम को अपनाकर आधुनिकीकरण किया है, ये अब उनकी जरूरतों से अधिक हो गया है। यूक्रेन के लिए यह आधुनिकीकरण एक मौका था शक्तिशाली आर्टिलरी पाने का, जो रूसी रक्षा पंक्तियों को तोड़ सकती है और हमला शुरू करने की कोशिश कर रहे सैनिकों को अक्षम कर सकती है। यह हर लिहाज से अच्छा सौदा था और 60 होवित्जर के साथ मिले गोले यूक्रेन के लिए इसे और बेहतर बनाते हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार यूक्रेन को इस सौदे में 50,000 हाई एक्सप्लोजिव M106 और 40,000 रॉकेट असिस्टेड M650 राउंड्स मिले हैं। 30,000 M509A1 ड्यूअल पर्पस क्लस्टर गोला बारूद और M404 इंप्रूव्ड कन्वेंशनल गोला बारूद भी मिले हैं, जिन्हें M110 के सेवा जीवन के उत्तरार्ध में बनाया गया था। इसका मतलब है कि यूक्रेन को जो होवित्जर मिले हैं वे बहुपयोगी होने के साथ साथ शक्तिशाली भी होंगे और इससे वे यूक्रेन के लिए युद्ध के मैदान में और भी ज्यादा उपयोगी बन जाएंगे। इससे पहले कि हम ये जाने कि कैसे, एक और सवाल का जवाब देना जरूरी है। क्या यूक्रेन अब, जब उसके पास ये शुरुआती खेप है, और अधिक M110 होवित्जर हासिल कर सकता है? अगर आर्मी रिकॉग्निशन के ग्रीस के भंडारों के दावे सही हैं, तो जवाब हाँ है। ग्रीस के पास और 85 M110 होवित्जर होने चाहिए, जिन्हें वो ट्रांसफर कर सकता है। हालांकि ये मानकर चलता है कि ग्रीस के पास जो होवित्जर बचे हैं वे यूक्रेन के लिए उपयोगी होने लायक अच्छी हालत में हैं। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या और कोई डील हो सकती है जिससे ग्रीस को उस सिस्टम से फायदा हो सके जिसे वो अब बेकार मानता है। लेकिन यूक्रेन उसका इस्तेमाल रूसी सेना को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता है, जो ज्यादातर यूक्रेन युद्ध को ऐसे लड़ रही है जैसे वो 1950 के दशक में फंसी हुई हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यूक्रेन अमेरिका से M110 होवित्जर हासिल कर पाएगा? आखिरकार ये एक अमेरिकी हथियार है और एक ऐसी पहल मौजूद है जो नेटो देशों को अमेरिका से हथियार खरीदने की अनुमति देती है, जिन्हें बाद में यूक्रेन को भेज दिया जाता है। प्राथमिकता प्राप्त यूक्रेन आवश्यकताओं की सूची या पर्ल यूक्रेन के लिए इन होवित्जरों को हासिल करने की कुंजी हो सकती है, बशर्ते ये युद्ध के मैदान पर यूक्रेन के लिए काफी उपयोगी साबित हों और यूक्रेन को इनकी और जरूरत हो। यूक्रेन के नेटो सहयोगी पर्ल का अच्छा उपयोग कर रहे हैं। दिसंबर 2025 तक उन्होंने पर्ल के जरिए यूक्रेन के लिए $4 अरब से अधिक के पैकेज फंड किए, जिसमें यूक्रेन अपनी सैन्य जरूरतें बताता है ताकि उसे सीधे अमेरिकी खरीद से मोर्चे पर भेजा जा सके। पर्ल के साथ यूक्रेन ये तय कर सकता है कि उसे मिलने वाली सैन्य सहायता कहां जाएगी, बजाय इसके कि वो ये उम्मीद करे कि उसके सहयोगी ऐसे हथियार देंगे जो उसके लिए उपयोगी साबित हों। पर्ल वो रास्ता हो सकता है जिससे यूएस के भंडार में रखे M110 होवित्जर तक पहुंचा जा सके, लेकिन वहां शायद कुछ खास हाथ न लगे। डेगाल के अनुसार अमेरिका ने 1963 में हथियार पेश करने के बाद 1100 M110 होवित्जर बनाए थे। स्रोत के अनुसार यह सिस्टम तुर्की, स्पेन, बहरीन, मोरक्को, जॉर्डन और ग्रीस सहित कई देशों में अब भी कुछ हद तक सक्रिय है। इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो व्यावहारिक रूप से अपने कुछ होवित्जर यूक्रेन को दे सकते हैं, खासकर स्पेन। लेकिन जहां तक अमेरिका की बात है, द गॉल ये विरोधाभासी दावा करते हैं कि M110 अमेरिकी सेना में अभी भी सक्रिय है और साथ ही यह भी कहते हैं कि इसे 1990 के दशक में रिटायर कर दिया गया था, जिससे अमेरिका के पास केवल M109 ही सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर विकल्प के रूप में बचा है। इससे सवाल ये बन जाता है कि उन 1100 M110 का क्या हुआ? हम कम से कम कुछ का जवाब जानते हैं, क्योंकि रियल क्लियर डिफेंस के अनुसार 1990 के दशक में अमेरिका ने इस्तेमाल हो चुके M110 बैरल्स को GBU-28 बंकर बस्टिंग बमों के अस्थायी खोल के रूप में इस्तेमाल किया था, जिन्हें खाड़ी युद्ध में इराक की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इससे हमें यह पता नहीं चलता कि क्या अमेरिका के भंडारों में अभी भी M110 पड़ी हुई हैं, बस बैरल के बिना, या फिर अमेरिका ने बैरल निकालने की प्रक्रिया में खुद तोपों को ही कबाड़ में डाल दिया। अगर ऐसा है तो यूक्रेन अमेरिका से बची M110 तोपें ले सकता है और उनके लिए बैरल बना सकता है। चेक पहल, जिसके तहत ग्रीस ने अपनी M110 तोपें यूक्रेन को बेची थीं, शायद इसमें मदद कर सकती है। हालांकि ये मानना होगा कि ये सिर्फ अटकल पर आधारित विचार है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका के पास अभी भी कुछ M110 तोपें बची हैं और सबसे जरूरी बात, वो उन्हें पर्ल के जरिए यूक्रेन को बेचने के लिए तैयार है। आइए अगर मगर की बातों से हटकर कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान दें।
यूक्रेन में M110 हॉविट्जर के आने से उन मोर्चों पर अहम बदलाव आ सकते हैं जहां इस हथियार को तैनात किया जाएगा। इन्हीं वजहों से ये हथियार शीत युद्ध के दौर के पुराने अवशेष से गेम चेंजर बन गए हैं। आगे बढ़ने से पहले आप देख रहे हैं मिलिट्री शो। अगर आपको चैनल से कुछ फायदा मिल रहा है तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमेशा सबसे आगे रहें। अब M110 यूक्रेन को क्या देता है? यह यूक्रेन को रूस संग युद्ध में तोप खाने की वो ताकत देता है जिसकी उसे काफी समय से जरूरत थी। यूक्रेन के पास तोप खाने की ताकत थी और अब उसके पास मौजूद M110 रूस की सेना के लिए ज्यादा तबाही ला सकता है। M110 से दागा गया हर गोला 90 किलोग्राम या लगभग 198 पाउंड विस्फोटक ताकत लक्ष्य पर पहुंचाता है। रॉकेट असिस्टेड गोला बारूद से जो यूक्रेन को ग्रीस से मिला है, इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर या 18.6 मील तक बढ़ जाती है, जिस भी लक्ष्य को यूक्रेन उड़ाना चाहे। ये ताकत गतिशीलता के साथ मिलती है क्योंकि हर M110 को एक ट्रैक चेसिस पर 405 हॉर्स पावर के इंजन के साथ लोड किया जाता है, जिससे यूक्रेन को आगे बढ़ने, हमला करने और फिर से आगे बढ़ने की सुविधा मिलती है ताकि वह युद्ध क्षेत्र के उस हिस्से को भी कवर कर सके जिसे स्थिर तोपखाने से नहीं किया जा सकता। हालांकि यूक्रेन को इस क्षमता के लिए बलिदान देना पड़ता है। आर्मी रिकॉग्निशन के अनुसार हर M110 को 13 लोग संचालित करते हैं, जिनमें 5 वाहन चलाते हैं और बाकी गोला बारूद ले जाने वाले कैरियर के साथ होते हैं, जिसमें ऑपरेशन के शेल्स रखे जाते हैं। यूक्रेन के पास मौजूद M110 को बड़ी सैनिक तैनाती के कारण खासकर आर्टिलरी ब्रिगेड्स में लगाया जा रहा है। वे क्रू एक तोप चलाते हैं जो -2 से 65 डिग्री तक ऊपर नीचे और बाएं दाएं 30 डिग्री तक घूम सकती है, जैसा कि वही स्रोत बताता है। M110 में मैनुअल बैकअप कंट्रोल्स हैं जिन्हें हाइड्रोलिक्स फेल होने पर यूज किया जा सकता है, इसलिए यूक्रेन को क्रू को इनकी ट्रेनिंग देनी होगी। गति भी समस्या हो सकती है। M110 आमतौर पर हर 2 मिनट में एक गोला दागती है, लेकिन तीव्र फायरिंग में प्रति मिनट 2 गोले भी दाग सकती है। ये मान लिया जाता है कि हथियार को जल्दी से फिर से लोड किया जा सकता है क्योंकि इसमें केवल 2 गोले ही रखे जा सकते हैं। लेकिन M110 पूरी तरह परफेक्ट हथियार नहीं है, लेकिन ये इतनी जोरदार मार करता है कि यूक्रेन को इसे इस्तेमाल करने के लिए जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं वे लगभग बेमानी लगती हैं। M110 उस जोरदार पंच के बराबर है जो यूक्रेन अपनी छोटी और तेज हॉवित्जरों से रूसी ठिकानों पर किए गए तेज वारों के पीछे देता है। और ये फायर पावर का संयोजन एक और अहम वजह है कि M110 गेम चेंजर साबित होगा, जैसा कि आप जल्द ही जान जाएंगे। एक जरूरी बात है कीमत। M110 पुराना उपकरण है, खासकर यूक्रेन को पश्चिमी सहयोगियों से मिलने वाले उपकरणों की तुलना में। यूक्रेन ने ग्रीस से पुराने तोपखाने दान में लेने के बजाय 60 के लिए पैसे दिए, इसके पीछे अच्छी वजह थी। सिर्फ गोले के हिसाब से देखें तो यूक्रेन ने जो $230 मिलियन खर्च किए वो हर एक शक्तिशाली गोले के लिए करीब $1,500 से थोड़ा ज्यादा बैठता है। मान लें कि यूक्रेन को 60 M110 मुफ्त मिल गए थे। ऐसा नहीं हुआ। उन्हें भी जोड़ने पर $230 मिलियन में यूक्रेन को काफी फायर पावर सस्ते में मिल गई। डिफेंस एक्सप्रेस के अनुसार ग्रीस ने यूक्रेन को बेचे गए हर M110 की कीमत 5,20,000 यूरो यानी करीब $5,99,000 रखी थी। 60 से गुणा करने पर हॉविट्जर की कीमत लगभग $35.9 मिलियन होगी। इससे यूक्रेन की प्रति गोला लागत घटकर $1,300 से भी कम हो जाती है। यूक्रेन को बस M110 से कुछ टैंकों और सैनिक जमावरों को निशाना बनाना है और तोपखाना अपनी कीमत वसूल लेगा। ऐसी निवेश पर मिलने वाली वापसी उस देश के लिए बहुत बड़ी है जो रूस के साथ 4 साल की जंग के कारण भारी आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है। ये मुश्किलें तब घटेंगी जब यूक्रेन को $105 अरब का कर्ज मिलना शुरू होगा, जो यूरोपीय संघ देने को प्रतिबद्ध है। BBC के अनुसार यूक्रेन को इस कर्ज की पहली किस्त अप्रैल तक मिल सकती है, लेकिन 2026 में सरकार की $112 अरब खर्च योजना के बावजूद अभी भी $45 अरब की कमी रहेगी। यूक्रेन जो भी कर सकता है जिससे उसके अपने खर्चे कम रहें और रूस को अधिकतम आर्थिक नुकसान पहुंचे, वो एक सकारात्मक कदम है। और जो सस्ते M110 यूक्रेन को अभी मिले हैं वे इस रणनीति में अच्छी तरह फिट बैठते हैं। फिर M110 की बहुउपयोगिता भी है। यहीं से यूक्रेन और रूस के लिए हालात गंभीर होने लगते हैं। 52वीं आर्टिलरी ब्रिगेड, जिसे M110 की पहली खेप मिली है, को ऐसा हथियार मिल रहा है जो उसके पास मौजूद दूसरे हथियारों के साथ पूरी तरह मेल खाता है जब वो रूस की सेना के खिलाफ आर्टिलरी हमला करती है। ब्रिगेड के पास पहले से ही घरेलू रूप से निर्मित बोदाना है जिसका इस्तेमाल वो लंबी दूरी पर रूसी ठिकानों पर सटीक हमले करने के लिए कर सकती है। ये आर्टिलरी कमांड और कंट्रोल सेंटर, गोला बारूद डिपो और निकटवर्ती पिछली पंक्ति में मौजूद अन्य स्थिर ठिकानों को निशाना बनाने के लिए उपयुक्त है, जिन पर रूस यूक्रेन की रक्षा रेखाओं पर अपने हमलों के दौरान निर्भर करता है। ब्रिगेड के शस्त्रागार में RM-70 वैम्पायर भी है, जिसका उपयोग उपकरणों और सैनिक जमावड़ों पर बड़े पैमाने की गोलाबारी के लिए किया जाता है, जिससे यह रूस के मशीनीकृत हमलों से निपटने के लिए उपयुक्त है। M110 इसको और आगे बढ़ाता है क्योंकि ये यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेडों को भारी मात्रा में फायर पावर प्रदान करता है,
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था। इस अमेरिकी होवित्जर से 52वीं आर्टिलरी ब्रिगेड अब वे किलेबंद और उच्च मूल्य वाले लक्ष्य भी भेज सकती है, जिन्हें RM-70 वैम्पायर नष्ट नहीं कर सकता। इससे बदाना को M-110 की तुलना में अधिक गहराई वाले लक्ष्यों पर हमला करने की आज़ादी मिलती है, जिससे यूक्रेन के पास पहले की तुलना में आर्टिलरी के लिए एक अधिक स्तरित रणनीति बन जाती है। वैम्पायर हमलावर इकाइयों व उपकरणों को नष्ट करता है, M-110 उन हमलों के पीछे के मजबूत लक्ष्यों को तबाह करता है और बदाना रूस के पिछले इलाके को बर्बाद करता है, ताकि भविष्य के हमले कमजोर पड़ें और उन्हें तोड़ना और आसान हो जाए। यूक्रेन की 52वीं आर्टिलरी ब्रिगेड पूर्वी यूक्रेन में फायर सपोर्ट और काउंटर बैटरी ऑपरेशन चला रही है, मिलिट्री रिपोर्ट करता है। ब्रिगेड रूस की लॉजिस्टिक्स को निशाना बना रही है, जिसमें M-110 मदद करेगा। डिफेंस एक्सप्रेस बताता है कि ब्रिगेड अभी खार्किव और क्रामाटोर्स्क सेक्टरों में ऑपरेट कर रही है, जहां M-110 शायद पहले से जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें दूसरी बस्ती अधिक महत्वपूर्ण है। क्रामाटोर्स्क डोनेट्स्क फोर्ट्रेस बेल्ट के 4 बड़े शहरों में से एक है, जो H-ईस्ट कॉन्स्टेंटिनिवका स्लोवियांस्क हाईवे के साथ लगभग 50 किलोमीटर यानी 31 मील तक फैला है। उस बेल्ट के उत्तर में स्थित शहर को अधिक समय तक टिके रहना चाहिए, ताकि यूक्रेन उसका उपयोग रूसी सेनाओं को नष्ट करने में कर सके जब वे डोनेट्स्क और डॉनबास पर कब्जा करने की कोशिश करें। 2014 में रूस के मूल आक्रामक अभियान के बाद यूक्रेन ने अपनी रक्षा को मजबूत करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया, जिसके चलते क्रामाटोर्स्क पहले ही आक्रमणकारी रूसी सेनाओं के लिए एक नर्क बन चुका था। अब M-110 मैदान में है, तो रूस के शहर पर कब्जा करने के अभियान से जुड़े सैनिकों के जमावरों या मजबूत ठिकानों को जबरदस्त मारक क्षमता का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं। ये बताता है कि यूक्रेन अभी M-110 का कैसे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके पास 60 हॉवित्जर हैं और लगता नहीं कि 52वीं आर्टिलरी ब्रिगेड के पास सारे हैं। कई हॉवित्जर तैयार हैं और M-110 की बहुमुखी प्रतिभा इसके गोले की विविधता के कारण यूक्रेन के लिए कई अवसर खोलती है। यूक्रेन के किल जोन, जो मीलों तक फैले हैं और ड्रोन व अन्य रक्षा प्रणालियों से भरे हैं, पहले से ही पुतिन की सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया इस बात को अच्छी तरह समझाता है, क्योंकि उसने एक विजुअल एक्सप्लेनर में दिखाया कि एक सामान्य किल जोन में क्या क्या होता है, जिसे पढ़ना किसी रूसी सैनिक के लिए डरावना हो सकता है। हर किल जोन में एंटी टैंक और एंटी पर्सनल व्यवस्थाएं होती हैं, जो वहां से गुजरने वालों को तबाह करने के लिए बनाई गई हैं। आसमान में गश्त करते ड्रोन के साथ वहां बारूदी सुरंगें, एंटी टैंक खाइयां और ड्रैगन के दांत भी हैं, जो रूसी बख्तरबंद वाहनों को रोकने के लिए लगाए गए हैं। जो सैनिक पैदल घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मीलों लंबी कंटीली तारों, ड्रोन और उन सुरंगों के जाल से निपटना पड़ता है, जिन्हें यूक्रेन ने घुसपैठ करने वाले रूसी सैनिकों पर घात लगाकर हमला करने के लिए बनाया है। इसका M-110 से क्या संबंध है? यूक्रेन के किल जोन अपने नाम के बिल्कुल मुताबिक हैं, क्योंकि वे पूरे मोर्चे पर रूसी हमलों के शवों और धातु के मलबे से पटे पड़े हैं। हालांकि इनका दूसरा मकसद यह है कि रूस की जमीनी सेना के लिए कुछ खास इलाकों को पहुंच से बाहर कर दिया जाए। उन इलाकों से ना गुजरकर सेनाओं को घूमना पड़ता है, ऐसे में तोपखाना मदद करता है। किल जोन की समझदारी से तैनाती कर यूक्रेन रूसी सैनिकों को उन खुले इलाकों में धकेल सकता है जो रूस की पोजीशन और लक्षित रक्षा लाइनों के बीच हैं। इस तरह से सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करने से घात लगाकर हमला किया जाता है। तोपखाना गोले बरसाता है, वहीं FPV ड्रोन चारों तरफ उड़ते हैं और बिना किसी रोक टोक के बख्तरबंद गाड़ियों और सैनिकों को बेरहमी से तबाह करते हैं। कल्पना कीजिए, M-110 तोपें करीब 200 पाउंड वजनी गोले इन घात इलाकों में दाग रही हैं। रूस जमीन पर जो भी भेजेगा उसका कोई मौका नहीं होगा, और यही रूस के भविष्य में उसका इंतजार कर रहा है, जब वो यूक्रेन के खिलाफ अपना वसंत हमला शुरू करेगा। अब किल जोन और खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि यूक्रेन के पास पुराना उपकरण है जिसे नया बनाया जा सकता है, क्योंकि रूस की मुख्य रणनीति बस तोप के चारे की तरह सैनिक और कभी कभी बख्तरबंद गाड़ियां भेजकर यूक्रेन की रक्षा तोड़ने की है। ऐसी पुरानी रणनीतियां M-110 जैसे पुराने हथियार को न सिर्फ उपयोगी बनाती हैं, बल्कि धीमी गति से आगे बढ़ रहे रूसी हमले के लिए पूरी तरह से विनाशकारी भी बना देती हैं, जो खुद को ऐसे शक्तिशाली शिकारी के लिए एकदम सही शिकार बना चुका है। शीत युद्ध का दैत्य यूक्रेन में फिर जीवित है। रूस पुरानी रणनीतियों से लड़ना चाहता है, लेकिन अब यूक्रेन के पास पुतिन की रणनीतियों का मुकाबला करने वाला हथियार है, और संभावना बहुत अधिक है कि अब जब यूक्रेन के पास M-110 हैं, तो वो इन्हें आधुनिक बनाने के लिए कुछ दिलचस्प नए तरीके खोज लेगा। ये देश पश्चिमी उपकरणों को अपग्रेड करने में माहिर है, जैसे यूक्रेन अपने M1 एब्राम्स टैंकों के साथ कर रहा है। क्या आप और जानना चाहेंगे? हमारा वीडियो देखें, जिसमें उस अपग्रेड के बारे में बताया गया है जो इतना शानदार है कि अमेरिका भी उसे चाहता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ तैनात किए जा रहे नए हथियारों पर हमारी और कवरेज देख सकें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।